we have already understood a lot about these parameters of national income, of measuring national income. Everybody must be now comfortable, at least, if not masterful, at least comfortable with the idea of these identities. Because I know this is a highly factual and slightly intriguing aspect of economics, and that is why I would like to take first 5 minutes to revise you with these concepts, the different identities and all. We already know now that in order to find out, let me tell you what has happened, how this challenge has posed itself before India. What has happened? Why are we not exactly, why we say that drain of wealth is a theory? Okay, there is a logic behind it. Drain of wealth जिसे कहते हैं, why it is a theory? ये theory है, इसका सिद्धांत है. Why not it is a reality? It is a reality, there is no doubt about it. But why people debate it? Why it is called a theory? It should be a historical event, but it is called a theory. Why? Because we never had a proper scientific and accurate measure of national wealth. क्योंकि हमारे पास था ही नहीं कुछ कंपेयर करने को डेटा, इसलिए लोग फायदा उठा ले गए उसका. इनका चाहे जितना शोषण करते रहो, ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे. One way to look at this problem is this, isn't it? तो दादा भाई नौरोजी से लेकर जो भी इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने नेशनल इनकम को क्वांटिफाई करने का, जीडीपी को क्वांटिफाई करने का प्रयास किया, वो कहीं ना कहीं उसका एक दूसरा पक्ष ये भी तो है कि अगर ये पता लग जाए कि मिडाइवल पीरियड में कितना था जीडीपी, ब्रिटिश के आने से पहले कितना था जीडीपी, ब्रिटिश छोड़ के गया तब जीडीपी क्या हो गया, तो सीधे सीधे पता नहीं चल जाएगा कि कितना ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है. सो दैट्स द एस्पेक्ट. दैट इज व्हाई नॉट ओनली colonial rule but also competitive development amongst the countries. These are the aspects which actually require even you for your own country planning, for the planning of your own development. You need certain statistics and data, and that is why these concepts come into play. तो ये तो हो गया कि हमको क्यों चाहिए, उसका डॉक्ट्रिनल एस्पेक्ट है वो ये. तो जीडीपी के बारे में आप सब जानते हैं कि 3 तरह से नाप लीजिए, चाहे जो तीनों में से एक नाप लीजिए. बस ध्यान रखिए कि डबल काउंटिंग नहीं करेंगे किसी भी चीज की. डबल, एक बार अगर कोई चीज पैदा हुई है, प्रोडक्शन उसका हुआ है, अगर वो फाइनल प्रोडक्ट है जो कि ऐसा जो है वो मार्केट में आ जाएगा और सेल हो जाएगा और कंज्यूमर उसे खरीद लेगा, देन इट इज ऑल राइट, देन इट्स ऑल राइट. बट अगर वो ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी दूसरे प्रोडक्ट के बनाने में कंज्यूम हो जाएगा, फाइनल कंजम्पशन उसका नहीं हो रहा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर उसका हो रहा है, तो उसे दोबारा गिनेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. हमने एग्जाम्पल भी देखा था, एक किसान का एग्जाम्पल देखा था और एक बेकरी चलाने वाले का एग्जाम्पल हमने देखा था, सब समझ गए. तो कहने का अर्थ है कि किसी भी मेथड से आप जीडीपी नाप लिए. ओके, अब देखते हैं कि जीडीपी की एफिकेसी क्या है. जीडीपी की एफिकेसी का मतलब यह है कितना इसकी दक्षता कितनी है, ये कितना काम आने वाली चीज है हमारे, है ना. ये देखते हैं कि जीडीपी किसी भी नेशन के ग्रोथ और डेवलपमेंट का कहां तक एक अच्छा मानदंड है, कहां तक वो उसको नाप सकता है. ठीक है, तो क्या इसका सहारा कब लिया जा सकता है और कब नहीं लिया जा सकता, तो उससे पहले लेकिन सभी आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं, और तभी आपको पता चलेगा कि क्योंकि जीडीपी इन चीजों में काम आ सकता है और बाकी में नहीं काम आ सकता है, इसलिए किसी और आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, किसी और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी. और इसीलिए इन सभी फॉर्मूला का जो इवोल्यूशन है वो हुआ. बहुत आसान भाषा में. ठीक, अब देखिए, जीडीपी जो है किसी भी देश, किसी भी इकोनॉमी में, कंट्री में, उसकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज में, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, irrespective of the fact as to who is producing, which means we are not here bothered about the nationality of the people who are engaged in production. We are bothered about the facilities, the capital, the place of production. ये कहाँ हो रहा है, ठीक है, उससे हम बात करेंगे. कैपिटल का मतलब रुपया मत समझ लीजिएगा. कैपिटल का मतलब ये भी होता है जो एस्टेब्लिशमेंट है. तो ये एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, अल्टीमेटली इवेंट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, सिर्फ इसी से मतलब जीडीपी को बस. ठीक है, कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, डजंट मैटर. तो अगर उनको नाप लिया जाए फाइनल इसका, अगर सारा, हमने डेफिनेशन को तोड़ के कल पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, हर एक चीज पे हमने एनालिसिस किया था कि उस डेफिनेशन के हर अंक का क्या अर्थ है. तो जीडीपी जो है किसी देश में होने वाला फाइनल करंट प्रोडक्शन, यानी इस साल का, साल आपने फिक्स कर दिया 1 अप्रैल से 31 मार्च, उस बीच होने वाला जो भी प्रोडक्शन है वो जीडीपी में काउंट हो जाता है, बशर्ते कि वो फाइनल प्रोडक्ट.
फाइनल प्रोडक्ट हो ना बिक पावे तब भी उसे जोड़ लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट फाइनल होना चाहिए, है ना। जैसे 100 मोटरसाइकिल बनाया हीरो होंडा ने, मान लीजिए 100 मोटरसाइकिलें बनाई, उसमें से 50 बिकी, 50 जो है वो शोरूम में या गोडाउन में या कहीं खड़ी रहेगी, ठीक है, वहां पर मान लीजिए खड़ी रहेगी और वो अगले साल बिकेगी, दैट्स फाइन, दैट्स ऑल राइट। वो इस साल पैदा हुई होनी चाहिए और अपने फाइनल शेप में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो इन्वेंटरी में भी जाए, इसको इन्वेंटरी कहा जाता है, जो नहीं बिक पाता है और अगले साल के लिए ट्रांसफर हो जाता है कि अगले साल बेचेंगे, उसको इन्वेंटरी कहा जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए, उस साल के दौरान पैदा हुआ होना चाहिए, उसके बाद वो नहीं भी बिक पाया तो भी वो प्रोडक्शन में तो जुड़ ही जाए, ठीक है, ध्यान से। तो वही जीडीपी होता है। अच्छा ठीक है, अब जीडीपी पर हम आ गए। आप सिर्फ 2 फॉर्मूले बताएंगे और उसके आगे आप सब समझ जाएंगे। 2 ट्रिक्स जो है या 2 जो जुगत है जिसे कहते हैं। नंबर 1 ये है कि अक्सर हम अपनी सही आय का आकलन तब कर सकते हैं जब ऐसे खर्चों का भी हमें ज्ञान हो जो हो सकता है कि इस साल हुए ना हो, लेकिन उनको कभी ना कभी एक्यूमुलेट होते जाएंगे वो, और कभी ना कभी उन्हें करना ही पड़ेगा। ऐसे हर खर्चे को, ऐसे जैसे साइकिल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। मान लीजिए एक पूरा साल आप काट ले गए, कोई दिक्कत नहीं आई साइकिल में, आप ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं और आप जो है साइकिल से जाते हैं। आप जानते हैं कि साल भर जो है हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, किताब पहले से पढ़ी थी, सब कुछ फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया है। लेकिन आप सोचें इस बात को, या किताब नहीं भी पढ़ी थी, मान लीजिए आपका ज्ञान जो है वो आपके दिमाग में है सर, आप सिर्फ साइकिल से जाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, 100 रुपया महीना पाते हैं मेजर रेट्स, तो आप सोचेंगे कि मेरे साल भर का जो प्रोडक्शन है वो 1200 रुपए हुआ। ठीक बात है, और आप गलत भी नहीं, लेकिन जरा सोचिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल मान लीजिए साइकिल चली, 3 साल साइकिल चली और 3 साल के बाद उसके पुर्जे खराब हो गए या जो है घिस गए, जैसे घिसाव कहते हैं, ठीक है, घिसाई हुई, बहुत सारी चीजें डिप्रिशिएट हो जाती है। तो फिर आपको कभी ना कभी कोई ना कोई कंपोनेंट जो है जो लॉन्ग टर्म यूजेज का तो है, लेकिन कभी ना कभी तो बदलना पड़ेगा कि भाई टायर 3 साल चलता है, मान चेन जो है वो 5 साल चलती है। ऐसे कंपोनेंट जो है साइकिल के, उनकी अपनी एक एज है ना भाई, उस एज के बाद उन्हें बदलना पड़ेगा। लेकिन आप तो अपना जो खाता लिख रहे हैं वो तो साल दर साल का लिख रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिए। आप जो खाता लिख रहे हैं, इस साल की कमाई कितनी हुई 1200, इस साल खर्चा कितना हुआ कुछ नहीं। एक तरह से ये सही है कि हाँ इस साल खर्चा नहीं हुआ, लेकिन जरा सोचिए अल्टीमेटली तीसरे साल इकट्ठे आ पड़ेगा सिर पे कि नहीं आ पड़ेगा। मान लीजिए साइकिल की जो जिसे कहते हैं 60 रुपए की आती है चेन, मान लीजिए चेन 60 रुपए की आती है और आप जानते हैं कि इसकी उम्र तो 3 ही साल है, 3 साल बाद इसे बदलना पड़ेगा। तो क्या ये बिजनेस प्रूडेंस नहीं है कि आप अभी से मान के चलिए कि साल भर में 20 रुपए का खर्च, 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया 60 रुपया, इस साल में भले ही हमने एक्चुअली खर्चा न किया हो, लेकिन हमारी चेन जो है वो 30% यूज हो चुकी है, 30% अगले साल और यूज हो जाएगी और 33%, 1/3 कहें तो 1/3 इस साल यूज हो चुकी है, वो अभी खर्चा नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन तीसरे साल के आखिर में इकट्ठा लगेगा। बात समझ गए? इसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ऐसा खर्चा जो हो सकता है साल दर साल नहीं होता, लेकिन जब होगा तब इस पूरे जो अवधि है 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, उसमें अवधि में इस्तेमाल किए गई के कारण ही वो डेप्रिशिएट होगा और उसे चेंज करना पड़ेगा। तो अभी से इसको क्यों ना ठीक कर लिया जाए, ठीक है? अभी से ठीक कर लिया जाएगा, क्या मतलब कि पैसा अभी से बचाना भाई, उसके लिए अलग करना शुरू कर दो। आप 1200 के 1200 को अपनी इनकम क्यों मान रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि इसमें से 20 रुपया उस चेन का आप कंज्यूम कर चुके हैं, भले इस बार पे करना ना पड़ा। तो अभी से 1180 क्यों ना मानिए आप कि आपका एक्चुअल इनकम 1180 ही है। सच पूछिए 20 रुपया ये वो है जो 3 साल बाद लगेगा, लगना ही है, हम झूठ मूठ में इसको इनकम क्यों मानते? तो ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स, ध्यान से सुने, ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट जो साल दर साल खराब भले ही ना होते, लेकिन आगे चलकर इकट्ठा ही डिपेंडिंग ऑन देयर एज एंड ड्यूरेबिलिटी, अपनी एज और ड्यूरेबिलिटी के अनुसार आगे चलकर कभी ना कभी पैसा तो लगाना है। तो अकाउंटिंग का जो समझदारी है, अकाउंटिंग की खाता वही की समझदारी है, वो ये कहती है कि आप अभी से टुकड़े टुकड़े में उसको सेविंग अलग से अलग हटाना शुरू कर दें कि मेरा नहीं, इदम अग्नि इदम न मम, जिसे कहते हैं ये मेरा नहीं है, झूठ मूठ में मैं जोड़ जरूर लूं लेकिन ये मेरा नहीं, ये तो खर्च होना ही, समझ गए? तो ये डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो मैं अब वापस आपको बता देता हूँ, अब आप डेप्रिसिएशन समझ गए। अगर जीडीपी में से, जीडीपी छोड़ किसी भी आइडेंटिटी में से यदि डेप्रिसिएशन निकाल दिया जाए तो ग्रॉस का नेट हो जाता है।
टाइम, इतनी छोटी सी बात याद रखेंगे, किसी भी के आगे ग्रॉस लिखा हुआ उसमें से अगर डेप्रिसिएशन हटा दिया जाए तो वो नेट हो जाता है हमेशा। एक 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 प्रिंसिपल समझ गए आप? ठीक। दूसरा सिद्धांत क्या है? जब पहले ही आपने बताया सर कि अभी हमको इससे मतलब नहीं है कि कौन लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ इससे मतलब है कि कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। जीडीपी में अगर ये बात है तो अगर कभी हमको जरूरत पड़ेगी कि हमें ये जानना है कि कौन लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस देश के नागरिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस देश के नागरिक की प्रोडक्टिविटी कैसी है, तब तो हमें थोड़ा सा सोचना विचारना पड़ेगा ना। हमारे घर में आकर बाहरी आदमी जो योगदान कर रहा है उसे निकाल देना पड़ेगा और हमारे लोग बाहर जाकर जो योगदान कर रहे हैं उसे जोड़ लेना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर माना कि भारत की जनसंख्या 100 है। इस समय जो भारत की जनसंख्या मतलब नागरिक नहीं, भारत में जितने लोग रेजिडेंट्स कह लीजिए, नागरिक जनसंख्या नहीं कहना चाहिए। भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो 100 लोग हैं। 100 लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक बात है। भारत के 10 लोग जो है वो बाहर हैं, बाहर गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं। और ये जो 100 लोग रह रहे हैं उसमें से 20 लोग जो है वो मान लीजिए नेपाल के, बांग्लादेश के, बाकी हमारे सिस्टर जो कंट्रीज हैं उनके लोग आकर काम कर रहे हैं। तो जीडीपी की जब बात आएगी तो इंडिया वाले 80 जुड़ेंगे, वो भी जुड़ेंगे, बांग्लादेश, नेपाल सब जुड़ेंगे। लेकिन जैसे ही बात आएगी कि इंडियंस, भारतीय नागरिक, नेशनैलिटी जब आएगी तब आप क्या करेंगे? 10 नेपाल वाला नहीं काउंट करेंगे, 10 बांग्लादेश वाला नहीं काउंट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन 10 को भी काउंट करेंगे जो इंडिया में नहीं गल्फ कंट्रीज में कमा रहे हैं। वो 10 घर आ जाएंगे तो 90 हो जाएंगे। एकदम आसान बात है कि नहीं? तो पहला फॉर्मूला क्या था? यदि किसी भी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन हटा दे तो नेट आ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जब डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना हो, जीडीपी को जीएनपी में बदलना हो, कुछ भी करना हो, अगर एन डी को एन में, डी फॉर दिल्ली को एन फॉर नागपुर में अगर चेंज करना है, डी को एन, तो उसमें यही वाला कर दीजिए फैक्टर कि अपने यहाँ का बाहरी लोगों का योगदान और हमारे लोगों का बाहर योगदान, उनको आपस में सेट ऑफ करके जो भी फिगर बचे उसे एडजस्ट कर दीजिए, बात खत्म हो गई। दोनों चीज समझ गए? आप तीसरा फॉर्मूला समझ लीजिए। मैं आपको सिर्फ सिद्धांत बता देता हूँ ताकि आप कभी कंफ्यूज ही ना हो। तीसरा सिद्धांत होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो बोले इसमें पहले बता दीजिए दोनों में अंतर क्या है। अगर आप दोनों में अंतर बता दें तो सर हम लोग खुद ही कर लेंगे ये काम, आपको बताने की आवश्यकता क्या है? तो मैं अंतर बता देता हूँ। फैक्ट्री से बाहर निकला हुआ माल जब लोड हो रहा हो, यानी फैक्ट्री के गेट पे हो, बाहर बिकने के लिए जब जा रहा हो, समझ, उस समय किसी भी तरह का बाहरी टैक्स वैक्स लगे बिना जो उसका मूल्य, जो उसकी लागत होती है, मूल्य होती है, उसे फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। अब आप क्या समझ सकते हैं कि इसे फैक्टर कॉस्ट क्यों कहा जाता है? बताइए। क्योंकि हम जानते हैं कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब हुआ फैक्टर, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कौन है वो? लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, यही है ना? याद होगा सबको। तो इन पर किया गया जो खर्चा है वही तो खर्चा है जो किसी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बना देता है फैक्ट्री में। कुल मिलाकर इन्हीं चारों का कंट्रीब्यूशन है ना। तो इसीलिए फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, द कॉस्ट दैट आई इनकर ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे समझ लीजिए। और जिसको नहीं याद रहता हो वो फैक्टर को फैक्ट्री से जोड़ दो, तुम ऐसे करो, फैक्ट्री समझ लो, फैक्ट्री कॉस्ट, आसानी से सिर्फ समझने की। तो फैक्ट्री के गेट पे जब सामान है बाहर निकलने के लिए तैयार, तब जो कॉस्ट होती है उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और मार्केट में जिस रेट पे बिकती है उससे मार्केट प्राइस कहते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है बताएं जरा आप? टैक्स का अंतर होता है, सिंपल सी बात। टैक्स या सब्सिडी जो भी मिला हो, उन दोनों के आपस का डिफरेंस। अगर मेरा जो सामान है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर मेरे सामान को पैदा करने की लागत आई 80 रुपए, ठीक, उस पर सरकार ने लगा दिया 20 रुपए, तो 100 रुपया जो है बाहर जब जाएगा मेरा माल और रिटेलर के यहाँ या होलसेलर के यहाँ जाके बिकेगा, तो मेरा जो है कीमत 100 रुपए मार्केट में लगेगी, लेकिन सामान एक्चुअली मुझे 80 रुपए लगा है खर्च करने में, ठीक, 80 रुपीज ही लगे। तो 80 रुपीज फैक्टर कॉस्ट हो गई, 100 रुपीज मार्केट प्राइस हुआ, इसमें 20 रुपया क्या है मान लीजिए टैक्स लगाया हुआ है। लेकिन मान लीजिए टैक्स वैक्स तो ठीक है, मान लीजिए जब मैं इस चीज को प्रोड्यूस कर रहा था दोस्तों, तब मुझे सरकार ने इस पर हेल्प दी थी, कितने की? 10 रुपए की सब्सिडी दी थी। मान लीजिए कि तुम ये वाला चीज बनाओगे तो तुम्हें सब्सिडी दी जाएगी, सपोज ऐसा है। तो फिर अब आप सोच कर बताइए
कि अगर मुझे मूल्य सही सही पता करना है कि इस चीज को प्रोडक्शन करने में, इस चीज का प्रोडक्शन करने में फैक्ट्री को टोटल खर्चा कितना पड़ा है, तो आप टैक्स भी हटा दीजिए, फैक्ट्री वाला चीज जानना चाहते हैं, और सब्सिडी का भी इफेक्ट दे दीजिए। माना कि 20 रुपया ऊपर से लगा, 10 रुपया मिला तो भाई ये भी तो आपको करना पड़ेगा। समझ गए बात? तो ये चीज है, इन दोनों का इफेक्ट होता है, वो भी आप दे दीजिए, तो मार्केट प्राइस से वो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी। बस बात खत्म। अब मुझे आगे कुछ लटाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आप ये समझ गए कि डिप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट होगा। हाँ समझ गए। आप ये समझ गए कि जो है बाहर वाले अंदर जो योगदान कर रहे हैं और अंदर वाले जो है वो बाहर जाकर जो कमा रहे हैं, उनका इफेक्ट दे देना है, वो भी समझ गए आप। और तीसरी ये भी समझ गए कि सब्सिडी और टैक्स का भी इफेक्ट दे दीजिए, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे। बात खत्म। सिंपल सी बात है। अब आगे की चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। आप देखिए अपनी स्क्रीन, यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं, समझते हैं अब आप। तो भाई आपने जब ये वाला इफेक्ट दे दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का जब इफेक्ट दे दिया आपने, हमने और आपने ये वाला इफेक्ट जब दे दिया, तो जो डी था, ये डी था जो डोमेस्टिक था, वो नेशनल हो गया। सिंपल सी बात है। तो नेशनल पर तो आ गए भाई। फिर आप ही ने अभी अभी सीखा है कि अगर कोई भी ग्रॉस हो, उसमें से डेप्रिसिएशन अगर हटा दिया जाए तो वो नेट हो जाता है। हाँ भाई नेट हो जाता है, सॉरी ये वाला नेट है, नेट हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो जीएनपी को एनएनपी में बदलना हो तो डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए, बात ही करने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आप ये भी तो अपने आप से पूछें कि हम ये बदल क्यों रहे हैं, जीएनपी को एनएनपी में बदल क्यों रहे हैं भाई? क्योंकि हम जानते हैं वही वाला, हम झूठ मूठ में अपनी इनकम नहीं करना चाहते, हम वास्तविकता तक पहुंचना चाहते हैं कि हमारी एक्चुअली इनकम क्या है। भले ही वो चीज इस साल खर्च न हुई हो, लेकिन अल्टीमेटली हमसे ये पैसा निकाल के तो ले ही जाएगी, चाहे जो हो जाए। ठीक है, जिसे कहते हैं ना, जो है मैं हमेशा कहता हूँ इस चीज को कि वो सौभाग्यशाली है जिनको अपने इस जन्म में किए गए कर्मों का जो दंड इसी जन्म में मिल जाए, तो समझो सौभाग्यशाली। अगर वो एक्यूमुलेट हुआ कर्म जो है और वो अगले जन्म में मिला जाके, तो बहुत हैवी पेनल्टी होगी उसकी। पता नहीं क्या जन्म में इंसान के रूप में अपना कर्म यही काट दीजिए तो बहुत अच्छा है। अगर इकट्ठा होकर बाद में मिला तो छिपकली उपकली कहीं दीवार में यही चपके मिलेंगे, वो दिक्कत है थोड़ी सी। ठीक है कि नहीं? तो बेटर है कि हम अपना जो रियल इनकम है, एक्चुअल इनकम है, वो पता करें, रादर देन कि झूठ मूठ में इन्फ्लेटेड फिगर को बिलीव करते रहे कि ये हमारी इनकम है। उसके लिए क्या जरूरी है कि जो छिपे हुए खर्चे हैं, जो भले ही इस साल ना हुए हो लेकिन आगे होंगे, उन्हें हटा दिया जाए साल, तो हमें सही पोजीशन पता चल जाएगी। हो गई बात खत्म। तो एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो हो गया, मार्केट प्राइस पर आ गए हम। आप कहा कि नहीं सर ये ना, और वास्तविकता की तरफ बढ़ते हैं और रिफाइन करते हैं इस चीज को। तो कैसे रिफाइन करेंगे भाई? तो रिफाइन इस प्रकार से करते हैं दोस्तों कि जो अभी अभी हमने सीखा था कि सर अब एकदम असली प्रोडक्शन के वास्तविक स्वरूप पे चले जाएंगे। प्रोडक्शन एज इट हैपेंड एट द फैक्ट्री गेट, वो वाली हमको प्राइस बताइए, वो कॉस्ट बताइए, तब वो सही प्रोडक्शन का जो है मेजरमेंट होगा। बोला ठीक है, अभी अभी तो हमने सीखा है, अब तो हम जानते ही है। क्या जानते हैं कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का इफेक्ट दिया जाए तो हम एकदम सही मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक पहुंच जाएंगे। और यही किसी देश की एक्चुअली वास्तविक नेशनल इनकम है कि नहीं है? देश की वास्तविक नेशनल इनकम ये है। ये तो हमने समझ लिया था, लेकिन कल मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसको हमने उस पर बहुत ब्रीफ चर्चा हो पाई थी, और बताने में अगड़म पगड़म टाइप का हो गया। लेकिन हम ये सीख लिए थे कि अलग अलग कंट्रीज का जो डेप्रिसिएशन है ये वो अलग अलग हो सकता है, जब तक कि कोई वैश्विक संस्था है ना ये प्रेस्क्राइब नहीं करते कि भाई इस पर्टिकुलर एसेट पे इतना %, घर पे इतना %, मोटर गाड़ी पे इतना %, फैक्ट्री बिल्डिंग पे इतना %, जब तक कोई स्टैंडर्ड ना कर दे तब तक अलग अलग कंट्रीज तो अलग अलग कर सकते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये बदल जाएगा अलग अलग कंट्रीज का कि नहीं बदल जाएगा? मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि किस दो कंट्रीज है, एक का आया 100 और एक का आया 80 जीएनपी। ठीक है, उसी चीज को और वही संसाधन, ऐसा हम प्रिज्यूम कर लेते हैं समझने के लिए, ये कल्पना करके रख लेते हैं, ये प्रिजम्पशन ले लीजिए कि सेम एसेट्स दोनों यूज कर रहे हैं कंट्रीज। इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, इसमें जो है 25% है। वो ऐसा मानते हैं कि उनकी गाड़ी जल्दी खराब हो जाती है, जो है 25% के रेट से खराब हो रही है, और ये कहते हैं कि 20% रेट से डेप्रिशिएट हो रही है। अब इनका जो आएगा वो देखिए क्या आएगा,
और इनका जो आएगा वो क्या आएगा, 25 8 200, ये आएगा 60। अगर मेरी गणित ठीक है तो उसके लिए माफ करिएगा, अगर कुछ गलती एम्पिरिकल मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए क्षमा करते। और ये आएगा 80, 100 में से घटाएंगे तो देखिए 80 और 100 का जो आपस में जो कंपैरिजन हम कर रहे थे, अब 60 और 80 का कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों का आपस में रिलेशनशिप देखिए 100। और आप इस चीज को समझिए कि जब हमने डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं दिया था, ध्यान से सुने मेरी बात, जब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं दिया था तब दोनों का कंपैरिजन में परसेंटेज क्या था, इसको ए कह लीजिए, इसको बी कह लीजिए। ए का जीएनपी बी के जीएनपी का कितना परसेंट था, लिखिए चैट बॉक्स में भाई, है ना? 80% था। हाँ बिल्कुल सही बात। अब आप अपने आंख के सामने देखिए, अलग अलग डेप्रिसिएशन रेट लगा दिया। देखिए तो जब जब रिजल्ट आया, एक में 60 आया, एक में 80 आया। आपको जो लोग गणित को अच्छे से नहीं समझते हैं वो सोचेंगे कि अभी तो 20 रुपए का ही डिफरेंस है सर, अभी तो वही डिफरेंस है जो 180 में था। नहीं, अब परसेंटेज बदल गया। सी सेट वाले हो ना, आप समझ जाओगे। आप 80 का 80% कितना हुआ, 64। अगर ये 64 होता तब वही संबंध रहता। देखिए डेप्रिसिएशन का रेट अलग हो जाने से 60 हो गया। सब लोग समझ गए? हाँ एग्जैक्टली, परसेंटेज का चेंज आ गया। देखिए ना 75% का रिलेशनशिप हो गया। जो यहाँ पर 80% का रिलेशनशिप था दो कंट्रीज में, वो अब 75 का हो गया। आई होप ये छोटी सी चीज आपके समझ में आ गई। तो इससे हमारी सीख क्या है, यदि कोई मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन में या किसी भी तरह से इंटरव्यू में कहीं भी आपको फंसाने की कोशिश करे, हालांकि मैं विश्वास रखता हूँ इतना जो है वो गणितीय होकर कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जाने रहिए कि डेप्रिसिएशन जो है इसी स्टेज पे दिया जाता है, इस स्टेज पे डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आता है। इसलिए ये जो है और ये कंट्री के बदल सकते हैं। किसी कंट्री, ध्यान से सुने मेरी बात, किसी देश की वास्तविक आय को जानना हो तो आपको आगे बढ़ते जाना है, ये बात सही है। लेकिन एक पर्टिकुलर कंट्री को किसी दूसरे कंट्री से कंपेयर करना हो तो इस पॉइंट पर या तो रुक जाइए या यह चीज इंश्योर कर लीजिए कि दोनों ने डेप्रिसिएशन का रेट हर एसेट पे बराबर दिया हो। घर मकान है, दोनों का रेट बराबर है, गाड़ी दोनों का रेट बराबर, सब ठीक है। ठीक, तो यही वो पॉइंट है जहां पर अगर डेप्रिसिएशन का रेट अलग हो रहा हो तो यह बदल जाएगा। इसलिए इसी पॉइंट पर कंपैरिजन कर लीजिए जो आपको करना हो, लेकिन कंपैरिजन छोड़ दीजिए। देश की वास्तविक आय जाननी हो, कंपैरिजन ना करना हो, तुलना ना करनी हो, तब आगे बढ़ते जाइए, तब आप यहाँ पहुंचेंगे। और इसके भी आगे जाइए, जैसा कि हमने कहा कि हमको फैक्ट्री वाला चाहिए प्रोडक्शन, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में भी बदल दीजिए। जब यहाँ उतर आइए आप, तब समझिए कि हाँ अब हम सही मायने में नेशनल इनकम तक पहुंचे हैं। क्या आप लोगों ने पर कैपिटा इनकम का नाम सुना है? बताइए चैट बॉक्स में, सुना ही होगा, नेचुरल सी बात है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर रेज हैंड भी हो रहा है। रेज हैंड में मतलब ये शायद मुझे लगता है कि वो है वेबिनार मोड है, तो शायद बोलने वालने की स्वतंत्रता नहीं होगी। अगर है तो बताइएगा भाई, मैं नहीं जानता। पहले मेरी बात का जवाब दे दीजिए ताकि ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाए, रिवीजन कंप्लीट हो जाए। पर कैपिटा इनकम सुने होंगे आप, तो पर कैपिटा इनकम कुछ और नहीं होता, इसलिए अलग से क्यों नहीं उसको बताया मैंने, अलग से ग्राफ बनाया। यही है, ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है ना, फैक्टर कॉस्ट तक जब आ जाइए, इसको किसी भी उसकी देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, वो हो गया पर कैपिटा इनकम। ना इधर उधर मत जाइए बहुत, ये सब नहीं, इनको बहुत जनरल आइडिया नहीं चलेगा, कॉमन सेंस यहाँ काम नहीं आता है ज्यादातर चीजों में। जब आप स्पेसिफिक का बात करें तब आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए। जैसे हमारा जीडीपी अगर मान लीजिए 1000 करोड़ है और हमारी पॉपुलेशन भारत की मान लीजिए 100 करोड़ है, इसको भाग दे दीजिए, 10 करोड़ रुपया हो गया पर कैपिटा इनकम, खत्म बात। इसमें हर आदमी ने इनकम जो अर्न किया, ये सब गलत बात, ये जनरल कॉमन सेंस नहीं चलेगा। एवरेज इनकम अर्न, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है, नथिंग लाइक दैट, नो। सिंपल फॉर्मूला यही है बस। जब नेट नेशनल प्रोडक्ट तक पहुंच जाइए, फैक्टर कॉस्ट तक उसको ले आइए, बस सीधे पॉपुलेशन से भाग दे दीजिए और आ जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, अब सबकी इनकम तक पहुंच गए, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो,
अब जो नेक्स्ट आप ये एनएनपी निकाले हो दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को बात सुनिए। जो एनएनपी आपने निकाला है यहाँ पर, क्या ये बात सही नहीं? ये तो पूरे कंट्री का निकाल रहे हैं ना, सोचिए जरा, बहुत ध्यान से समझिए बात। आदित्य अच्छा इसमें है नहीं 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 रेज है तो दिख रहा है, अलाउ टू टॉक है, चलिए ठीक है। हाँ आदित्य, मैं आपको अलाउ टू टॉक कर रहा हूँ। लेट अस सी इफ यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आपने कहा कि पर कैपिटा इनकम इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसका मतलब इसमें से जो है डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर लिया है। तो जब टू कंट्रीज के बीच में हम जब पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करते हैं तो वो डेप्रिसिएशन का तो फैक्टर फिर आ ही गया ना सर, कि उसमें अगर अलग अलग डेप्रिसिएशन का रेट है then how we will compare sir? आप सही हैं, आप एक फ्लॉ है, बिल्कुल सही बात है, वो एक फ्लॉ, अनलेस आई एम मिसिंग आउट समथिंग रियली कंसेप्चुअल, माय अंडरस्टैंडिंग इज दिस ओनली। क्योंकि पर कैपिटा इनकम तक जब आप आते हैं, आप हमेशा बात ही करते हैं कि इनकी पर कैपिटा इनकम है, इनकी पर कैपिटा इनकम ऐसी है कि नहीं, हमेशा कंपैरिजन इसी ग्राउंड पे होता है। लेकिन उसकी एक ये प्रॉब्लम है कि वो डिप्रिसिएशन अगर अलग अलग हो गया तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। थ्योरी तो हमने समझ ही ली है। अभी क्या होता है ना कि मोर और लेस जो है, जो ये हैवी डिविएशन है डिप्रिसिएशन के रेट में, ये अब स्टेबलाइज होता दिखता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर रहता है अभी। ऑब्वियसली जैसे जैसे इंफॉर्मेशन रिसर्च रिफाइनमेंट ये सब बढ़ता है कंट्रीज में, तो ये चीज होनी ही थी, है ना, धीरे धीरे। फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह के जो थर्ड पार्टी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी जो है इस चीज को शायद प्रेस्क्राइब करते हैं। I'll become sure and then come to you कि what should be the depreciation rate for different kinds of assets। ये भी होता है, जैसे घर के लिए 1% किया हुआ है, इस तरह की जो चीजें हैं वो है, तो कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास होता है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अमन भी कुछ कहना चाह रहा है, अमन से भी सुन लेते हैं। आई थिंक यू शुड बी एबल टू स्पीक नाउ। यस सर, बट सर अभी तो अच्छा हैंड हो। नहीं सर, मैं आज कुछ नहीं कहना चाह रहा था, मैं सुन रहा था ध्यान से, बट गलती से शायद। अच्छा ठीक है, फाइन, इट्स ऑलराइट, वी कैरी ऑन, दैट्स परफेक्टली फाइन, ओके, ऑलराइट, ओके। सो हम यही बात कर रहे थे कि पर कैपिटा इनकम तो इस तरह से आती है, ठीक है, लेकिन अच्छा पॉइंट उठाया गया कि सर जब पर कैपिटा इनकम पे ही तो कंपैरिजन होता है, तो पर कैपिटा इनकम पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो डिप्रिसिएशन वाला तो जो गड़बड़ी होनी थी वो तो हो चुकी है ऑलरेडी। हाँ, ये बात सही है, लेकिन इसीलिए मैं आपको स्पेशली वो पॉइंट बताया कि सही जो मेजर है वो जीएनपी होना चाहिए। अगर आप इनकम, प्योरली इनकम और ग्रोथ की अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, तो मैंने आपसे शेयर किया। लेकिन होता कंपैरिजन पर कैपिटा इनकम काफी एक्सेप्टेबल एक वो हो गया है अभी, काफी उसे पॉपुलर और एक्सेप्टेबल पैरामीटर हो गया है इस चीज के लिए, ठीक है, जाने रहिएगा इस चीज को। तो अब पर कैपिटा इनकम तक तो पहुंच गए, या पर कैपिटा इनकम छोड़ दीजिए, ये खाली एक साइड कॉन्सेप्ट है, इसे यहीं पर भूल जाइए, वापस आ जाइए यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट पे आ गए। अब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट का अर्थ क्या हुआ, हम किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी से समझिए दोस्तों, कि हमने हमारे देश में, जो हमारा देश है उसके जितने भी लोग हैं, अब नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है, बाउंड्रीज पे मत रह जाइएगा। हमारे यहाँ इंडियंस ने जो किया है, बाहर इंडियंस ने जो कुछ भी किया, जो उनका फैक्टर कंट्रीब्यूशन है, बिना टैक्स और सब्सिडी को हटा दीजिए उसे, बिना उन दोनों के जो फैक्टर कंट्रीब्यूशन, असली कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन है, उसका हमें डेटा मिल गया है। ओके, वो डेटा तो हमको मिल गया, अब वो हमारे पास है। अब इसमें सब लोग हैं, हाउस होल्ड सेक्टर भी है और फर्म्स भी है, दोनों है कि नहीं है, हाउस होल्ड सेक्टर भी है और फर्म्स भी है। तो इस लेवल पे आने के बाद क्या क्या खर्चे बचे हैं अभी, जिनका इफेक्ट देना बाकी है, बस इतना चाहिए। तो कुछ फर्म्स के खर्चे होंगे, कुछ हाउस होल्ड सेक्टर्स के होंगे, तो देख लेते हैं क्या है वो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, जो आपको ध्यान होगा, फर्म्स जो होते हैं वो जितना प्रॉफिट अगर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो तो ठीक है, वो तो साइकिल में, फ्लो में आ जाता है हाउस होल्ड सेक्टर, और उस पूरे फ्लो में जो सर्कुलर फ्लो डायग्राम उसका हिस्सा हो जाता है। लेकिन जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचा हुआ है उसका भी तो अभी इसमें जुड़ाव बाकी है, वो जुड़ेगा ना इसमें, ठीक है। फिर नेट इंटरेस्ट पेमेंट, मान लीजिए बैंक को 100 रुपया दिया हमने और बैंक से कमाया 80 रुपया, तो -10 हो गया, -20 हो गया, उसका इफेक्ट हो गया। कॉर्पोरेट टैक्सेस है, फिर
फर्म्स जो प्रोड्यूस कर रही है, जो कंपनीज हैं, उन पर जो टैक्स सरकार लगाती है उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का इफेक्ट आपको ध्यान होगा, पहले इनडायरेक्ट टैक्स का इफेक्ट देखिए यहाँ पर दे ही चुके हैं। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो दे चुके। उसके बाद कंपनी की कमाई पर, प्रॉफिट पर, शुद्ध प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है वो भी कर दिया। अब कौन बचा? अब लोग बचे। अब फर्म का तो बात हो गया। अब जो लोग बचे उनके क्या क्या खर्चे हैं भाई? या तो टैक्स पेमेंट्स होंगे या कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे, जो डिडक्शंस वो करते हैं अपनी इनकम में से। बात खत्म। इसको प्राइवेट इनकम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जब चला गया, वो भी चला गया, जितना जो कुछ खर्चा बचा था हाउस होल्डर सेक्टर का वो भी निकाल दिया। तब अब क्या आ गया? सिंपल सा आपके पास डिस्पोज करने लायक इनकम आ गई। अब इसका जो मर्जी वो खर्चा करिए, आप जैसे चाहिए वैसे उसे इस्तेमाल कर लीजिए, बात खत्म हो गई। इसी को डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के, फिस्कल पॉलिसी के, जब आरबीआई के इकोनॉमिक टाइम्स में जब पढ़ेंगे कि ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी इसलिए आई है ताकि सेविंग्स को प्रमोट किया जा सके, क्योंकि लोगों की नेट डिस्पोजेबल इनकम ऐसी है वैसी है, जब ये चीज पढ़ेंगे ना आप, तब आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्पोजेबल इनकम क्या है। ये है डिस्पोजेबल इनकम, जो हमारे आपके पास सभी प्रकार के टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद जो बचती है, जिसका हम अपनी इच्छानुसार उपभोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, वो इनकम कहलाती है डिस्पोजेबल इनकम। आई थिंक दैट्स क्लियर। बस यही था मेन, इसके अलावा कुछ और रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ये सब तो आप जानते हैं, थ्योरी है कि जीडीपी कहाँ कमजोर पड़ता है, कहाँ जो करता है। हाँ, फिर ये हमने पढ़ा था भाई, ये मजेदार चीज पढ़ी थी हमने कि एक साल का जीडीपी और उससे पहले साल का जीडीपी को अगर कंपेयर करिए तो उसमें एक लोचा हो सकता है। वो लोचा ये है कि जीडीपी तो पैसे पे जाता है, मनी वैल्यू पे जाता है कि नहीं? वो डायरेक्टली तो लिंक्ड है नहीं प्रोडक्शन से, इनडायरेक्टली लिंक्ड है थ्रू प्राइसेस। तो कभी ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, प्राइस बढ़ गई, तो जीडीपी हमें गलत फिगर देगा, हमें गलत इंप्रेशन देगा। फिगर तो सही देगा, इंप्रेशन गलत देगा कि इसका प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ने पर प्रोडक्शन ही बढ़ जाता हो सकता है वैल्यू बढ़ी हो, सिर्फ प्रोडक्शन का क्वांटम नहीं बढ़ा हो। तो क्वांटिटी तक वापस आने के, अगर एक्चुअली पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक उदाहरण ले लो। 2020 में मान लीजिए जो है एक नाशपाती और एक गुच्छा अंगूर ये बेचे और 5,000 बोल रहा, चलो 2500 रुपया इसको रख लीजिए, 2500 ये और 2500 ये, इतने में बिका, 5,000 रुपया पा गए। और कितने का था? मान लो एक किलो अभी रख लीजिए समझने के लिए, एक किलो बेचे। इस साल भी पैदाइश एक किलो ही हुई, लेकिन इस साल उनको दाम ज्यादा मिल गया। जो 2500 का बिक रहा था वो 3,000 का बिकने लगा। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग से आपको नहीं पता चल जाएगा कि इस 25 जो रेट बढ़ा है, 500 रुपया खाली रेट ही बढ़ गया है, प्रोडक्शन तो एक ही किलो है, अभी भी एक क्वांटम सेम है, प्रोडक्शन का खाली रेट बढ़ गया, जो प्रोड्यूसर्स का रेट बढ़ गया। तो अब आपको पता लगाना हो कि 2021 में आपके पास सिर्फ 3,000 रुपए का फिगर आया है, बस 6,000 का, मतलब आपको कुछ नहीं मालूम अंदर क्या कहानी है। हाँ सही बात है, आपको अंदर की कहानी नहीं, तो मैं बता रहा हूँ कि अभी भी एक ही किलो है, आपको क्या मालूम। तो आप सीधे सीधे कहिए, आप अगर नहीं जानते हैं कॉन्सेप्ट तो आप कह जाएंगे कि 2020 की तुलना में 2021 का जो प्रोडक्शन है वो 5,000 से 6,000 हो गया है, ठीक है। यानी 20% जो है वो ग्रोथ हो गई इस नेशन की, इस कंट्री की ग्रोथ हो गई 20%। आप ये बोल देंगे कि इस किसान ने अपने प्रोडक्शन में 20% ग्रोथ रजिस्टर किया। इज दैट करेक्ट? इज दैट करेक्ट टू से? नो, द फार्मर हैज नॉट गेन्ड प्रोडक्शन, ओनली द प्राइसेस हैव गेन्ड, दैट्स ऑल। The prices have gained an increase. That is all that has happened. खाली प्राइस बढ़ा है। तो प्राइस बढ़ने की चीज को क्या कहते हैं? कल ये भी बात हुई, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यानी इन्फ्लेशन की वजह से जो 2,500 था वो 3,000 हुआ, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। तो जीडीपी 2021 का जीडीपी हमको सही क्वांटिटी वाइज सही फिगर दे सकता है? नहीं दे पाएगा। तब तक नहीं दे पाएगा जब तक इसमें से इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल ना दिया जाए। और वो कैसे निकालोगे? जीडीपी आप कंट्री में इन्फ्लेशन मेजर होती है, ठीक है। इन्फ्लेशन को मेजर करने के हमारे पास इंडाइसेस हैं, उसके तरीके हैं। अगर आपको इन्फ्लेशन पता चल जाए, आपको कोई नहीं भी बताए, जो हम आपको कहानी बता रहे हैं कि पिछले साल इसका इतना था, ये सब नहीं भी मैं आपको बताऊं, आपको सिर्फ ये बता दूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं सिर्फ आपको ये सारा इंफॉर्मेशन जो नहीं देना है वो मैं हटा देता हूँ। ये सब किलो उलो कुछ नहीं, सब हटा दिया। मान लीजिए आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि इस साल इनका जो प्रोडक्शन है उसके लिए उनको पैसा मिला है 6,000 रुपया, और दोनों सालों में 20% इन्फ्लेशन बढ़ गई है।
these are the only two figures I am providing you with. Can you now reverse calculate and tell कि भाई इसमें दिक्कत ये हुई है कि ये कुछ बढ़ा ही नहीं है, वैसा का वैसा है? अगर देखिए तो क्या आप बता सकते हैं इन दो फिगर्स के? खाली दो फिगर दिया मैंने। इस किसान का 2021 में टोटल प्रोडक्शन 6,000 रुपए के मूल्य का है, रुपए का मूल्य, मनी वैल्यू। और दूसरा मैं डेटा आपको दे रहा हूं कि इस बीच में 20% इन्फ्लेशन बढ़ गया है। क्या आप इन दो डेटा से तीसरा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका मतलब क्वांटिटी टर्म्स में कुछ बढ़ा ही नहीं है? क्या ये बात ठीक है? चैट बॉक्स में बताइए अगर आप समझे हो। किसी थर्ड सोर्स से आपको बता दिया मैंने। अब आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अच्छा 20% पैसा ही बढ़ गया है सीधे, तब तो ये तो कुछ बढ़ोतरी क्वांटम में तो हुआ ही नहीं है, तो पूरा का पूरा जो इंक्रीज दिख रहा है तो पैसे की वजह से। सिंपल हो गया ना? तो इन्फ्लेशन के इफेक्ट को अगर आप जान जाए तो असली क्वांटिटी जानने के लिए इन्फ्लेशन के इफेक्ट को आप हटाएंगे, और इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटाने को डिफ्लेशन कहते हैं। उसे डिफ्लेट कर दीजिए, जो गुब्बारा फूला है जबरदस्ती उसको कम कर दीजिए, हवा थोड़ी निकाल दीजिए, जितनी इन्फ्लेशन उसको बाहर निकाल दीजिए। इसीलिए ये जो 20% का जो फैक्टर है इसको डिफ्लेटर कहा जाता है, जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या हुआ कोई पूछे तो आप जानते हैं कि जीडीपी के ग्रोथ में से इन्फ्लेशन के ग्रोथ के इफेक्ट को हटा देने की प्रक्रिया को जीडीपी डिफ्लेशन कहते हैं। बहुत आसान है। तो इन्फ्लेशन पता कैसे लगेगा? अब सवाल ये है कि इन्फ्लेशन का पता लगता कैसे है? जो कल आदित्य ने भी सवाल पूछा था और रह गया था कि सर इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज होनी चाहिए इसके लिए, कैसे होगा ये सब? तो जो है ओके बैंक वेनेजुएला वगैरह की बात कर रहे हैं, 5,000 का 20%, 10,000। फाइन, ठीक 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 है। आई होप यू आर जस्ट ट्राइंग टू गिव एग्जांपल्स एज टू वेयर सच काइंड ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। ओके, सो जो प्राइस इंडेक्स की आप बात करते हैं, ये मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाने की कोशिश की थी, देखते हैं whether it serves the purpose or not। ओके, तो हम आप जो आम लोग हैं या कह लीजिए मेजॉरिटी ऑफ जनता है, उसके लिए महंगाई क्या है? उसके लिए महंगाई उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि है जिनका हमारे दैनिक जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यह बात सही नहीं क्या? Isn't it? For us, हमारे लिए मर्सिडीज का दाम बढ़ जाना इन्फ्लेशन नहीं है, सच पूछे। हमारे लिए उन वस्तुओं और सेवाओं का दाम बढ़ जाना इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, महंगाई है, जिनका हमारे दैनिक जीवन पर उपभोक्ता के तौर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो क्या एक सरकार के तौर पर, एक आर्थिक विज्ञानी के तौर पर, अर्थशास्त्री के तौर पर आप ये नहीं चाहेंगे कि अगर किस सामान्य जनजीवन पर आपको महंगाई का इफेक्ट जानना है तो आप उन सामानों की में कितनी महंगाई हुई है ये पता करिए, उन वस्तुओं और सेवाओं में जो सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं, जो लोग सबसे ज्यादा जिनको दैनिक जीवन में जिनकी आवश्यकता पड़ती है ना? तो एंडलेस हो सकता है, सुई धागा से लेकर कितना, मतलब कितनी चीजें इस्तेमाल होती है, कोई अंत थोड़ा है। डायपर से लेके बच्चे के जन्म हुआ, पैदा होने के बाद डायपर से लेके और मरते समय के कॉफिन जो है, कॉफिन तक जो होता है, या टिकठी कह लो, जो भी कह लो, अर्थी कह लो, कितनी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस और कंज्यूम होती है, कोई उसका अंत थोड़ा है कि नहीं? लेकिन कौन सी वो चीजें हैं जो दैनिक जीवन में सबसे अधिक उपयोग होती है, जिनका महंगाई एक्चुअली, जिसको महंगाई हम कहते हैं, गांव देहात की, हमारी आपके शहरों की जो जनता है, जन सामान्य है, महंगाई उसके लिए क्या है? आटा, दाल, सब्जी, इन चीजों के दाम में बढ़ना महंगाई है। फूड आइटम्स, यस, इस तरह के जो आइटम्स हैं, पहनने के कुछ जो है, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, आप ऐसे समझें, रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक नेसेसिटीज जो है, उनके दाम में जो बढ़ोतरी है, ठीक है, वही हमारे लिए महंगाई है। अगर ऐसा है, और अगर सरकार के तौर पर हमको और आपको यह जिम्मेदारी दी जाए, संसद में हम बैठे हों और हमारे सामने यह प्रश्न हमारे सम्मुख रखा जाए कि आपको यह पता करना है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे सारी चीजों को इकट्ठा कर लेंगे जो सबसे ज्यादा कंज्यूम होती हैं, उसका एक पर्टिकुलर साल में दाम पता कर लेंगे, अगले साल उसका दाम, फिर उसके अगले साल दाम, ऐसे पता करके आप डेटा इकट्ठा करते चले जाएंगे, और 5 साल बाद आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि सर, जो सबसे सर्वाधिक इस्तेमाल की जाने वाली जो चीजें हैं उनका दाम इस प्रकार बढ़ा है, तो हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज मार्केट में इतनी महंगाई हुई है या इतनी सस्ताई हुई है। क्या ये इस बात से सहमत है आप?
बात समझ में आती है तो चैट बॉक्स में 2-3 लोग बताइएगा, है कि नहीं? सिंपल है, मुझे तो बहुत ही आसान लगता है कि अगर आप इन सारी चीजों को इकट्ठा कर लीजिए, तो जो इन सारी चीजों को इकट्ठा करने की जो प्रोसेस है, तो जैसे इतना मान लीजिए मार्केट में माल बिक रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि गरीब लोग जो है वो आलू प्याज टमाटर बस यही उनकी औकात है, हम जैसे लोगों को घुम घुमा के, ठीक है। हम लोग, होता तो यही है, चाहे जो है, आज कहने को 1.5 लाख रुपया सैलरी है, सच बात बताऊं तुमको, ठीक है, मैं व्यक्तिगत कहानी नहीं बता रहा हूँ, जो लोअर मिडिल क्लास के हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको पैसा बढ़ा भी दीजिए, सैलरी बढ़ा भी दीजिए, लेकिन यहाँ जो गरीबी का जो माहौल, जो मानसिकता यहाँ घुसी है, उसका क्या करेंगे भाई? उसका क्या करें? खरीद नहीं पाओगे, मन में अजीब सा एक फीलिंग आएगा, गिल्ट फीलिंग आएगा। हाँ, तो वो इफेक्ट रह जाता है। तो हम ब्रोकली को और शिमला मिर्च को हटा देते हैं, मान लीजिए, एग्जाम्पल है ये सिर्फ, ये ना समझिएगा वास्तविकता में ऐसे होता है, एग्जाम्पल है। मार्केट में बहुत सारी चीजें बिक रही हैं, लेकिन आलू प्याज टमाटर जो है मेन इससे मतलब है, अगर जन सामान्य को, जनजीवन को, तो हम उनको चुन लेंगे और उसे एक बास्केट में रख देंगे। ओके भाई, सरकार भी ऐसी ही बास्केट, अब हम सरकार ही चलिए हैं सॉरी सर, और हम बास्केट बना रहे हैं। यस प्लीज सर वो स्क्रीन शेयर नहीं आ रही है आपकी, आप फिर से शेयर करिए सर। सेशन एंड होके फिर से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब हाँ, टूट गया बीच में, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, फाइन, होल्ड ऑन, डोंट वरी। फिर से लगते हैं कि सबसे अधिक लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, या सबसे ज्यादा कंजम्पशन में आ रहे हैं, तो उनकी एक बास्केट बना ली। ठीक, यहाँ तक आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, ये बास्केट बनाकर, जब बास्केट रेडी हो गई कि टोटल इतने आइटम रखने हैं, जैसे उदाहरण बता दूं मैं आपको, चलो बता देता हूँ। आज इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, तो हमारे हिसाब से 300 के आजू बाजू ऐसे प्रोडक्ट्स हैं पूरे मार्केट में, अक्रॉस द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स, फ्रॉम कंजम्पशन आइटम्स टू फैब्रिक एंड ऑल। आई थिंक 300 जैसे आइटम्स हैं, 299 या 300 आइटम्स के करीब होंगे, जिनको चुन लिया गया है सरकार ने इसकी इंडेक्स बनाने के लिए। फिर दूसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप क्या है भाई? जितना भी बास्केट में माल आपने रखा है, उसकी प्राइस पता कर लीजिए कि इस साल, माना कि 2019 है, ठीक है, 2019 में इनकी प्राइस 30, आलू की 30, जो है फलाने की इतना, इसकी इतना। ये रियल प्राइसेस हैं 2021 में, आज की तारीख में 2019 क्यों लिखूं मैं, 21 ही लिख देता हूँ। कल जो सब्जी आई है उसका यही, परसों जो सब्जी आई थी उसका यही प्राइस था, तो रियल प्राइसेस बने लिए। तो 30 रुपए किलो, 50 रुपए किलो और 80 रुपए किलो, मान लीजिए प्राइस, तीनों को आपने बास्केट में जो है फैक्टर इन कर दिया। ठीक है, ये 30 होना चाहिए, कहीं से कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ ये 25 होना चाहिए। डिफरेंस इसलिए बताना कुछ और चाहते थे, लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें होलसेल और रिटेल का भी डिफरेंस होता है। इसको 25 समझिए, इसको 50 और इसको 75। ठीक है, इन तीनों में क्योंकि कर लिया है, तो प्राइसेस पूरे बास्केट का प्राइस निकाल लिया, कंप्यूट द बास्केट कॉस्ट। तो बास्केट की कॉस्ट हो गई कितनी? 150 रुपया हो गई। ऐसे ही अलग अलग सालों में, मान लीजिए हर साल हम करते हैं, ठीक है, 2019 में 120 था। इसी बास्केट की कीमत, ध्यान से समझे आप, ओके, आप ये गड़बड़ाइएगा मत। इसी बास्केट की कीमत 2019 में 120 थी, 2020 में 140 हुई और 2021 में 150 हो गया। तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है, इससे परसेंटेज नहीं निकल आएगा, आप बताएं। लेकिन परसेंटेज निकालने के एक साल को फिक्स करेंगे ना, कि इस साल से कंपैरिजन करेंगे कि महंगाई कितनी बढ़ी है। ये बात मानते हैं आप लोग? जो ये साल तय किया जाता है कि इस साल की तुलना में महंगाई को हम तय करेंगे कि कितनी महंगाई घटी या बढ़ी है, उसके लिए ये वाला साल लेंगे और यहां से जोड़ना शुरू करेंगे। उस साल को बेस ईयर कहते हैं, बहुत सिंपल है, वही आधार बन जाता है, इसलिए उसको बेस ईयर कहते हैं। इसमें तो कोई तरह होनी नहीं चाहिए दिक्कत, बहुत सिंपल सा है। ठीक, ये बेस ईयर हो गया। माना कि हमने इस एग्जांपल में 2019 को बेस ईयर ले लिया, तो जब भी तुलना की जाएगी, अब कैसे की जाएगी कि 120 से 140 कितना महंगा हुआ, 120 से 150 कितना महंगा हो गया, ऐसे। बहुत आसान है, बेस ईयर का कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है। तो अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अब आप पहले मुकुल का जवाब दे देते हैं। अगर मुकुल ने रेज किया है हैंड, कैसे पता चलता है रेज हैंड वाला भाई? रुको, अभी तो आया था कहीं, नहीं, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। इसमें आएगा रेज हैंड चैट बॉक्स में, हाँ, हियर इट इज।
पा गए डोंट वरी। हाँ मुकुल पूछिएगा आप। हेलो सर, ये पूछना था कि स्टेट वाइज चीजों के प्राइस तो अलग अलग होते हैं, हम्म, तो सर स्टेट वाइज चीजों के प्राइस अलग अलग वैरी करेंगे, तो सर इन्फ्लेशन भी अलग अलग होनी चाहिए स्टेट वाइज। तो सर जीडीपी तो हम पूरे देश की निकालते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, मैं बता देता हूँ। बहुत बढ़िया इंडेक्सिंग होती है उसकी, मैं बताता हूँ आपको। बहुत अलग अलग चीजें जो अलग अलग जगह पर जहां जो बिक रही है ना, उसके पूरा बहुत रोबस्ट सिस्टम है जो उसका वेटेज निकालता है अलग अलग जगह पे अलग। वो ये बात तुम्हारी सही है, यहाँ तक बात सही है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, एकदम सही। स्टेट वाइज कंपाइलेशन होता है, उसके बाद उसको इसकी इंडेक्सिंग की जाती है। और सबका एक जो है, जैसे कहते हैं ना, कहीं पे एक ला के एवरेज कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, एक कंपोजिट इंडेक्स बना दी जाती है जी, उसको मीन निकाल के, मीन वगैरह या जो भी मेथड निकालते होंगे वो निकाल के एक मीन पूरे देश का फिर एक एवरेज निकाल दिया जाता है। ठीक है मुकुल, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। यस सर। ओके डियर, ऑलराइट। हाँ तो हम यहाँ पर थे कि हमने ये तो कर लिया, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। बेस ईयर हमने फिक्स कर दिया, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अब हम निकालने जा रहे हैं। तो इसमें करना है क्या है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। बेस ईयर की तुलना में किसी साल में बेस ईयर में जो प्राइस उस बास्केट की, जो भी बास्केट हमने फिक्स की, उसका जो कीमत था, और आज के साल में जो कीमत है, दोनों का जो अंतर है वो परसेंटेज टर्म्स में निकाल लीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, हो गया। यही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। जैसे इस केस में 150 और 100 का, 100 नहीं, 150 और 120 का आपस का अंतर निकाला, ये 2021 का है, ये 2019 का है। ये देख लीजिए ना, यहां से लिया मैंने वैल्यूज, ये समझ रहे होंगे आप। दोनों का तुलना कर लिया, दोनों को परसेंटेज टर्म्स में उनका डिफरेंस निकाल लिया, हो गया consumer price index, निकल आई। अब एक ही हो गया, इन्फ्लेशन रेट वही हो गई, नहीं समझे, गड़बड़ाना मत, ध्यान से सुनो, तभी होगी। इसके अलावा ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड बचा नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, एक बार इसे बेस ईयर मान लिया हमने, अब इससे इसके लिए कितना कूदा, फिर इससे यहां कितना कूदा। ठीक है, या तो ये करते घूमो कि हर बार बेस ईयर लो फिर उसको ऐसे करते रहो, या सिंपल सा एक इंडेक्स निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच की इंडेक्स और इन दोनों के बीच की इंडेक्स, उनका आपस का अंतर भी तो बता देगा आपको। 2 साल की इंडेक्सेस का कंपैरिजन कर लीजिए इंडेक्सेस का, तो भी तो पता चल जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने उन आइटम्स को लिया है और मार्केट के उस पॉइंट पे है जहां पर कंज्यूमर सीधे खरीद रहा है, उस समय प्राइस क्या थी। तो ये प्राइस, अगर यही चीज मंडी में चले जाए आप, मंडी में, तो वहां पर तो वो होलसेल प्राइस में बिकता है। तो अगर मंडी वाले प्राइस से निकालिए तो उसे WPI बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और अगर कंज्यूमर के लेवल पर जब खरीद हो रही है तब निकालिए तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं उसे। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि असली अगर आपको जानना है सही मायने में, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो ज्यादा रिफाइंड एक मेजरमेंट है, इजंट इट। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो सरकार को नजर रखनी चाहिए भाई, कि जो बास्केट हमने बनाई है उसमें सामान जो है, सामान का कुछ 1 साल 2 साल 4 साल पे देखते रहिए एक बार। ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर सामान हो जो ऑब्सोलीट हो गया हो और वो बास्केट में पड़ा हुआ है बिना मतलब, जो कि उतना ज्यादा कंज्यूम नहीं होता, वो पड़ा हुआ है। और ऐसा कोई सामान नहीं रह जा रहा हो जिसको उस बास्केट में होना चाहिए, क्योंकि लोग कंज्यूम कर रहे हैं और वो छूट जा रहा है। ठीक, इस बात को समझते हैं आप, ये बात क्लियर है? आई थिंक यस, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो बास्केट का कंपोजिशन सरकार समय समय पर देखती रहती है, उतना क्विकली नहीं रिवाइज होता है, लेकिन समय समय पर चीजें इसमें ऐड होती रहती हैं ज्यादातर। ठीक है, अच्छा भाई, ये भी समझ गए आप। तो आप बताओ कि दोनों में से, एक तो जीडीपी डिफ्लेटर था, याद आया, जीडीपी डिफ्लेटर, और अभी पढ़ा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों में से आपके हिसाब से किसकी क्या खूबी और कमी है इन्फ्लेशन निकालने के लिए, इन्फ्लेशन का सही सही पता लगाने के लिए इन दोनों में से कौन कितना सारगर्भित है और कौन कितना जो है वो रिफाइंड है, कितना कितना ज्यादा परिशोधित जो है वो मापदंड है, आप बताएं। देखो के बारे में
में सोचो कि जीडीपी क्या, जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, जो कुछ भी उस देश में पैदा हुआ है, जो देश में उस गिवन टाइम फ्रेम में जो कुछ भी पैदा हुआ है उसका दाम कैसे घटा बढ़ा है, ये बताता है कि नहीं बताता है, बताओ। हाँ, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो, अगर वो पैदा की गई चीज खरीदी गई है कंज्यूमर के द्वारा तभी तो वो आएगा गणना में। अगर इन्वेंट्री का हिस्सा हो गई, मान लीजिए जो है वो पड़ी रह गई, नहीं खरीदी गई, तो उसका दाम बढ़ा भी हो तो पता नहीं लगेगा। ये बात सही है कि नहीं, सोच के बताइए पहले, एक एक लाइन क्लियर करते चलें। जीडीपी वर्ड यूज करता है प्रोड्यूस्ड, तो जो कुछ भी देश में पैदा हुआ है, चाहे बिका चाहे नहीं बिका, अगर फाइनल प्रोडक्ट बन गया, यही तो हम बात करते आ रहे हैं, तो उसके दाम में जो बढ़ोतरी होगी वो कंपैरिजन से पता लग जाएगा। हाँ, वेल एंड गुड, फाइन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होगा कि वो ऐसा चीज होना चाहिए जो कंज्यूमर ने खरीदा हो, तब वो हमारे कैलकुलेशन में आएगा। ठीक, नंबर एक बात है। नंबर दो, आइटम्स का भी आप सोच सकते हैं। जीडीपी में कोई आइटम छोड़ा जाता है क्या, ये बताओ। जीडीपी में कोई आइटम छोड़ा जाता है अदर देन, सिर्फ एक ही कैटेगरी छोड़ी जाती है ना, कि ऐसा सामान जो किसी दूसरे सामान के बनने में खर्च हो जा रहा हो, कंज्यूम्ड हो जाए, इंटरमीडिएट गुड्स, उसको छोड़ के बाकी सब तो काउंट हो जाता है। लेकिन सीपीआई में क्या होता है, वही सामान के प्राइसेस की गणना होगी जो बास्केट के लिए चुने गए हैं ना। क्या ये बात भी समझ में आ गई? इसमें लिखी नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी तो अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द कंट्री, जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स, वो आ जाएंगे उसकी गणना में। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्या होगा, उसमें वही वो लिमिटेड, एक जो सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली होते हैं उनका, लेकिन वो लिमिटेड नंबर है। तीसरी चीज, कंपोजिशन जो है उसका क्या, उसमें क्या असर आएगा दोनों जगह पे। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, जीडीपी को सिर्फ इस चीज से, उसका किसी सामान विशेष के प्रति कोई मोह नहीं है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान जो चीजें पैदा हुई इस साल, और यही चीजें 2 साल पहले जब पैदा हुई थी, 1 साल पहले जब पैदा हुई थी, तब उनका प्राइस क्या था, दैट्स ऑल। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका जो कंपोजिशन है वो बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। जीडीपी नहीं फिक्स करता है कि आप ये पैदा करिए, इसका प्राइस हम आप निकाल के बताएंगे, नहीं। जो कुछ भी इस साल पैदा हुआ है, जैसे 100 आइटम पैदा हुए इस साल, ध्यान से सुने इस उदाहरण को। इस 2021 में, ऊपर है 2021, मान लीजिए 100 आइटम पैदा हुए, ठीक है। 100 बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा ताकि आपको समझ में, इसलिए छोटा कर देता हूं एग्जाम्पल। 3 प्रोडक्ट पैदा हुए या 4, ए, बी, सी और डी। जब 2021 की बात करें आप, तो ये 4 प्रोडक्ट याद रखें। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं कि 2020 में क्या हुआ था। ए, बी, सी तो थे, लेकिन ई पैदा हुआ था वहां, जो इस साल किसी कारण से मान लो डिसकंटिन्यू हो गया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि यह संभव है कि 10 साल दर साल जो प्रोडक्शन कंट्री में हो रहा है उसके कंपोजिशन में नेचुरल चेंज आएगा अपने आप, वो कोई कर नहीं रहा है, वो नेचुरली चेंज होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है, लेकिन सेम रहने का चांस कम है। इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, तो उनकी कंपोजिशन चेंज हो सकती है कि नहीं है। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बास्केट किसने तय किया है, हमने और आपने तय किया है। जब तक हम एक्टिवली नहीं चाहेंगे कि इसको हटाओ और इसको डालो, तब तक उसका कंपोजिशन चेंज होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया अमन, कितनी अच्छी बात बताई कि कोई नया प्रोडक्ट मान लीजिए आ जाए, वैक्सीन ले लीजिए, कोरोना की वैक्सीन ले लीजिए, वो नया प्रोडक्ट आ गया, पहले नहीं था मान लीजिए। तो जीडीपी, हमको इससे मतलब है कि कितना वैक्सीन पैदा हुआ, हमको कोई लेना ही देना नहीं। इस साल पैदा हुआ है, हाँ बस जोड़ लो। इस साल पैदा हुआ, हाँ जोड़ लो। ये पिछले साल पैदा हुआ था, पता चला नहीं, तो कंपोजिट पिछले के पिछले साल पैदा हुआ था, हो सकता है हाँ 2 साल पहले हुआ था, 1 साल फिर कंटिन्यू हो गया, डिसकंटिन्यू होगा, 1 साल फिर आ गया। तो जीडीपी को इस कंपोजिशन न्यूट्रल चीज है, वो जो मार्केट है अपने आप कंपोजिशन बदलता रहता है जैसा हो। लेकिन सीपीआई जो है वो उसके कंपोजिशन फिक्स्ड है, उसको हम और आप तय करते हैं। बहुत सही, बिल्कुल ठीक है, सब लोग मोर और लेस समझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो सवाल आप पूछ रहे थे, कैसे पता लगता है भाई प्राइसेस का, कैसे पता लगता है इन सब चीजों का। 1181 विलेज मार्केट्स हैं कवरिंग ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 1114 अर्बन मार्केट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 310 टाउन्स ऑफ द कंट्री। इस प्रकार से जो सर्वे कलेक्शन का प्रोसेस होता है वो ऐसे होता है, सारी चीजें ये कलेक्ट की जाती है। इस प्रकार सेंटर समझ लीजिए, फंक्शनलिटीज हमारे पास है, ठीक है। तो कैसे होती है वो चीज, पहले प्राइस इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट की जाती है
एलिमेंट्री एग्रीगेट्स बनाए जाते हैं, उनको आइटम लेवल इंडेक्स कहते हैं कि हर एक आइटम का एक इंडेक्स बन गया। फिर एलिमेंट्री इंडेक्सेस को क्या किया जाता है, एग्रीगेट कर दिया जाता है, उनकी प्राइसेस को कंबाइन करके जो है वो एक फॉर्मूला लगता है। इसलिए उस समय नहीं बताना चाहते थे बहुत डिटेल में, लेकिन ये फॉर्मूला का नाम सिर्फ इसलिए लिख दिया है कि कहीं कोई यूपीएससी में तो पता नहीं, लेकिन कहीं स्टेट पीसीएस में कहीं पूछ ले कि जो है इसका इस्तेमाल होता है किसमें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के जो इंडेक्स बनता है तो एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है, स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का एक फॉर्मूला है। उसी के अनुसार जो आपने प्रॉब्लम उठाई कि कैसे इतने सारे प्राइसेस वगैरह को इधर उधर को कैसे कंपोजिट करके एग्रीगेट करके निकालते हैं, तो वो एक मेथड है, उसके थ्रू निकाला जाता है। एक नजर देखिए अपने लेफ्ट साइड में जरा, पहले बीच वाला देख लीजिए डायग्राम, पहले बीच वाला डायग्राम देख लीजिए। बीच वाला डायग्राम क्या आपको दिखाता है कि ये जो बास्केट है, ये बास्केट दिख रही है आपकी आंख के सामने, बास्केट है दोस्तों। ये जो डायग्राम है वो दरअसल बास्केट है, वही आलू टमाटर प्याज जो हम रखे थे, तो उसमें कितने तरह के आइटम्स हैं इस बास्केट में देखिए। फूड एंड बेवरेजेस हैं वो 46% है बास्केट में, उनकी वेटेज 46% है। मिसलेनियस आइटम चलो उसको बाद में करेंगे। फ्यूल, फूड एंड बेवरेज के बाद हाउसिंग का नंबर आया, फ्यूल एंड लाइट, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, पान तो तंबाकू वगैरह। तो अब बताओ क्या तो आप लोग देख नहीं पा रहे हैं कि यही तो वो आइटम है, घूम घुमा के यही तो हमारे आपके जैसे लोग हैं, उनकी जिंदगी, आम आदमी के सामान यही तो है। बताओ समझ में आया कि नहीं? ये बात क्लियर हो गई कि यही है वो आइटम्स। हाँ सही बात है, फूड्स एंड और डिटेल में जानना है वो भी मैंने ले लिया है, वही जो एनएसओ की रिपोर्ट है उसमें से देखिए निकाला हुआ। अब आप अपने राइट साइड में देख लीजिए, अगर आपकी इच्छा है कि इनका ब्रेकअप क्या है तो देखिए ये है ब्रेकअप। फूड एंड बेवरेजेस का ब्रेकअप देख लीजिए, लिखा हुआ क्या क्या है। फूड में देखिए सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स, मीट एंड फिश, एग, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड फैट, सारी चीजें लिखी हुई। मुझे इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैं समय नष्ट नहीं करना चाहता, ना अपना ना आपका। आप समझ गए बात को? ये एक्चुअल लिस्ट है, एक्चुअल लिस्ट, हाइपोथेटिकल नहीं है। और ये बीच का डायग्राम भी एक्चुअल है, इनका जो वेटेज है वो भी एक्चुअल है। ठीक है, तो अब आप समझ गए इस चीज को, बढ़िया से समझ गए कि जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई। अब इसी को, इसमें कुछ ज्यादा परेशान मत होइएगा। अगर कंज्यूमर वाले लेवल पर जाके प्राइस पता कर रहे हैं तो सीपीआई है, अगर होलसेल पर जा रहे हैं तो होलसेल प्राइस इंडेक्स है। और हमेशा ये डिबेट चलता रहता है कि हमको सीपीआई को ज्यादा रिफाइन करना चाहिए, सीपीआई ज्यादा सही जो है वो एक्यूरेट और ज्यादा करेक्ट और रियल रिफ्लेक्शन है। ये आप पढ़ेंगे न्यूज में आता रहेगा कि अब सरकार ने ऐसा कर दिया। जैसे न्यूज में क्या आया था, अगर मुझे ध्यान है तो अभी बेस ईयर क्या किया हुआ है सरकार ने, कोई डालिए चैट बॉक्स में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए बेस ईयर इस समय कौन है, कौन सा साल है? शाबाश अनिरुद्ध, बिल्कुल ठीक बात है। 2011-12 जो है उसी को बेस ईयर लिया हुआ है। मुझे डेटा याद नहीं रहता, लेकिन मुझे इतना ध्यान है कि 2012 हटा के 2010 था शायद, 10 से 12 कर दिया था कुछ ऐसा। तो आप देख लीजिएगा, ठीक, ये ध्यान रखना चाहिए। अब न्यूज आएगी तो आपको समझ में आएगा ना भाई। अब कोई न्यूज आएगी कि सरकार ने बेस ईयर सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए बेस ईयर हटा के यहाँ से यहाँ कर दिया, तो अब आप जानते हैं कि अच्छा ये बात हो रही है। अब इन्फ्लेशन वहां से कंपेयर किया जाएगा। अंडरस्टूड? फाइन। अब एक हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं कि लोगों के आइडियोलॉजी में चेंज कैसे आया। हम जीडीपी बार बार कह रहे थे ना कि जीडीपी जो है वो कैसे ग्रोथ का जो है तो अच्छा परिमाप है, ग्रोथ के बारे में तो बता देता है, लेकिन जो है उस ग्रोथ का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इकोनॉमी, जीडीपी जो ग्रो कर रहा है, हमने उसका भी एग्जांपल लिया था इक्वेटोरियल गिनी का, है ना, इस पर बात की थी कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें जीडीपी जो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन डेवलपमेंट, जैसे तेल बेचने वाले जितने भी होंगे, अक्सर वहाँ शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन डेवलपमेंट उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो गल्फ अरेबियन कंट्रीज जो सऊदी अरेबिया वगैरह है, वहां पर यह समस्या देखी गई है कि जीडीपी जिस तरह से बढ़ता है, जरूरी नहीं कि उस तरह से डेवलपमेंट भी बढ़े। तभी तो इसीलिए जो विचारक हैं, इसीलिए जो भी विचारक हैं उन्होंने फिर, हाँ, नॉट ऑल ओपेक कंट्रीज, नॉट नेसेसरली, बट यस बाय एंड लार्ज यू आर करेक्ट, कि जब शॉर्ट रन में देखेंगे आपको बताया था मैंने कि शॉर्ट रन की डायनेमिक्स अलग है, लॉन्ग रन की अलग है। तो शॉर्ट रन में आप देखेंगे कि इतनी तेजी से अगर कहीं पर मान लीजिए तेल मिल जाता है, तेल का भंडार मिल जाता है, तो इतना तेजी से जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है सोसाइटी के सभी स्ट्रेटा में और इनकम जो है वो इक्विटेबली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं होगा, इसमें ये चीज उतनी तेजी से नहीं हो पाती। एक्सपीरियंस ये कहता है, थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल नहीं है, बट एक्सपीरियंस ये बताता है।
इसीलिए लोग जो है, एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि जो है बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के फैसेट्स हैं मेरे दोस्तों, विकास के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिनका मौद्रिक मौद्रिक जो है संकल्पना से कोई लेना देना नहीं। विकास के बहुत सारे डेवलपमेंट के ऐसे, देयर आर सो मेनी फैसेट्स ऑफ डेवलपमेंट व्हिच डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द कांसेप्ट ऑफ ग्रोथ। उसके लिए पैसा नहीं चाहिए, उसके लिए इनकम और वेल्थ नहीं चाहिए। अभी आप देखेंगे कि वो कौन से। इसीलिए जो इकोनॉमिक थॉट है वो धीरे धीरे ग्रोथ से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के कैंडिडेट के तहत के तौर पे आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडाइसेस जो है वो भी चेंज होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फलाना इंडेक्स, ये क्यों चेंज हो रहा है? ठीक है, सीधे जीडीपी पर क्यों नहीं खड़े रहते हैं? जीडीपी पे है, जीडीपी से पर कैपिटा इनकम पे है, वो पर कैपिटा इनकम भी नहीं है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम एट परचेजिंग पावर पैरिटी करिए, उसको पीपीपी करिए। पीपीपी क्या होता है जी, जानते हो कि नहीं? चैट बॉक्स में लिखो, यस और नो में लिखो, अगर जानते हो। समय बच जाता है ना यार, तो वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उसको बताने में समय चल जाएगा। अगर पीपीपी जानते हैं तो ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो और रिफाइंड वर्जन है, ऐसा कह लीजिए ना। ठीक है, चलो आप समझते हैं, मैं हल्का सा बस बता देता हूँ कि ठीक है, हमारा पर कैपिटा इनकम इतना है, बांग्लादेश का इतना है, यूएसए का इतना है, 3 कंट्रीज का एग्जांपल ले लीजिए। लेकिन 1 किलो दूध हम कितने में ले सकते हैं? 1 किलो दूध वो कितने में मिल जाए? 1 किलो उनका करेंसी कितने में खरीद सकता है? 1 किलो दूध हमारा करेंसी कितना? तो करेंसी का आप कंपैरिजन मत करिए, आप ये कंपैरिजन करिए कि एक करेंसी दूसरे करेंसी की तुलना में सामान कितना खरीद सकती है, ये कंपैरिजन करिए। समझ गए? दैट्स परचेजिंग पावर पैरिटी। तो कहने का मतलब जो इंडेक्स है वो इवॉल्व होती है। तो इंडेक्स का इवोल्यूशन क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि इकोनॉमिक डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट बदल रही है, दैट्स व्हाई। तो डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से सिर्फ संबंधित नहीं है, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, चेंज इन टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है, पूरे पैटर्न में चेंज होना चाहिए आपका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न्स, इनकम के डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न्स में भी चेंज होना चाहिए। ये 3 कंपोनेंट आपकी जुबान पे होने चाहिए सब। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? तो ऐसे देखते हैं कि ग्रोथ भी हो भाई, और जो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज हो पूरा ओवरऑल, और जो इनकम में ग्रोथ हो रही है उसका डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न है उसमें भी चेंज। तो इसीलिए ग्रोथ और डेवलपमेंट जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए भी है। अगर ग्रोथ होती है तो डेवलपमेंट होगा ही, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। इट इज नेसेसरी बट इट डज नॉट गारंटी दैट इफ ग्रोथ हैज हैपेंड डेवलपमेंट विल आल्सो हैपन। इस बात को ध्यान रखिएगा। हो सकता है अब ये सब ऐसे वाक्य हैं, इन पे ऐसे बन जाए, पता चला इसमें निबंध बन गया कि ग्रोथ इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर डेवलपमेंट बट इट इज नो गारंटी, ऐसा करके हो सकता है। मतलब हमको तो कयास ही लगाना है भाई कि ऐसा ऐसे सवाल आ सकते हैं इस तरह के, तो ये ध्यान रखना है आप। तो ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट फिर भी नहीं होगा, ऐसा कब होगा भाई? जरा बताइए किन कारणों से ऐसा होगा। ये देखिए कुछ कारण इनमें से लिखे हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है लिस्ट। कंसंट्रेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अगर हो जाए, एग्जांपल आपके सामने है। इसमें जो यहाँ पर भले सा नाम है उनका भाई का, जिन्होंने सारा कंट्रोल कर रखा है इस पूरी कंट्री की इकोनॉमी को, जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, जो मेन जो है मुखिया है, तो उन्हीं के आसपास के चट्टे बट्टे लोग हैं, ऐसा कहते हैं लोग, जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि घूम घुमा के पूरी जो ऑयल इंडस्ट्री है इक्वेटोरियल गिनी की वो इन्हीं हाथों में है, तो ग्रो वो करते जा रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ इनकम और वेल्थ उनके हाथों में है। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था पाकिस्तान का, महबूब हक साहब ने क्या कहा? महबूब हक साहब ने कहा कि जो है पाकिस्तान की 22 ये फैमिलीज हैं, ये 22 लोग हैं, इंस्टीट्यूशन जो एजेंसीज हैं, जिनके हाथों में पूरा पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक वेल्थ जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर ऐसा होगा तो ग्रोथ तो होगी, लेकिन सोसाइटी में आपको डेवलपमेंट का जो आफ्टर इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ गए? एक बात ये हो गई। दूसरा करप्शन है, सिंपल सी बात आप जानते हैं। ग्रोथ होगी, इनकम बढ़ेगी, लेकिन अगर आप जो कंट्री की ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर वो करप्ट है, वो डेवलपमेंट में ट्रांसलेट नहीं होगा, ब्लैक मनी का हिस्सा हो जाएगा, वो चीजें बाहर चली जाएंगी सिस्टम से। तीसरी चीज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, सिंपल सी बात है भाई। एक्सटर्नलिटीज जिन्हें हम कहते हैं कि ग्रोथ हो रही है खूब अच्छा, लेकिन उससे ज्यादा एनवायरमेंट की कॉस्ट हुई जा रही है, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? शहर रहने लायक नहीं जा रहे हैं, गांव रहने लायक नहीं हो रहे हैं, नदियों का पानी पीने लायक नहीं, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? ह्यूमन लाइफ पर क्या इंपैक्ट होगा उसका, ग्रोथ का? ऐसे ये स्थिति हो जाएगी। कंजेशन है, पता चला कि खूब ग्रोथ हो रही है, पैसा खूब आ रहा है, लेकिन 2.5 घंटा लग रहा है मुंबई से हमारे ऑफिसर को अपने घर से
क्योंकि जहां पर ऑफिस है वो इतने मान लीजिए पॉश इलाके में है, वहां पर घर लेगा तो 2 लाख रुपया महीना है रेंट, वो 2 BHK का या 1 BHK का, तो वहां रह नहीं सकता। तो उसको जो है ऑफिस यहाँ है और रहना पड़ रहा है अपना नवी मुंबई, सब जानते ही हैं आप साउथ और नॉर्थ का जो डिफरेंस इस टाइप का होता है। तो उसका रेजिडेंस यहाँ है, ऑफिस यहाँ है, पैसा खूब है, जो है इकोनॉमी में सब कुछ बढ़ता जा रहा है, सिटी ग्रो कर रहा है, सब हो रहा है। लेकिन क्योंकि वहां पर इसको, अगर यहाँ पर इस जगह पर वो घर लेने जाएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रियल एग्जाम्पल है, ये होता है, तो वो ऑफिसर यहाँ पर या कोई भी यहाँ घर लेगा तो उसको जो है बहुत महंगा पड़ेगा, उसके सैलरी से भी ज्यादा उसका रेंट है। तो वो रहता यहाँ है, आता जाता है यहाँ पे। अब कंजेशन है ट्रैफिक में, तो पता 2 घंटा इधर से वेस्ट हो रहा है, 2 घंटा इधर से आने जाने में वेस्ट हो रहा है। हो गया डेवलपमेंट, धरे रहिए अपना ग्रोथ, हो गया डेवलपमेंट का ऐसी की तैसी। समझ गए बात? इसी प्रकार अनकंज्यूम्ड प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हुआ है, सब कुछ हो गया, रिसेशन हो गया, कंजम्पशन ही नहीं हुआ, उसका लोगों तक पहुंचा ही नहीं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको, अगर मुझे मेरी माय मेमोरी इज सर्विंग मी विद लॉयल्टी, देन आई कैन से, इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। फेमिन्स, इंडिया में ब्रिटिश टाइम पे जो फेमिन्स पड़ते थे, दुर्भिक्ष, जो अकाल पड़ते थे, तो उसका एक पक्ष यह भी था कि एक्सपोर्ट उन्होंने रोका नहीं था। उस समय भी अंग्रेजों ने एक्सपोर्ट नहीं रोका था। ब्रिटिश टाइम पर अकाल के समय भी वो खाद्यान्न जो उनको एक्सपोर्ट करना था, एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगाते थे कि यहाँ के लोगों का क्या होगा। उसकी वजह से क्या होता था, मार्केट प्राइस राइज कर जाती थी। तो ये कहना गलत है कि प्रोडक्शन जो है उस समय जो इनसफिशिएंट था, नहीं। इस पर बहुत बड़ा बढ़िया डिबेट भी है इकोनॉमी में, बहुत अच्छे सोशल इकोनॉमिस्ट जो उन्होंने कहा है कि ये जो पहले कुछ दुर्भिक्ष हुए, अकाल जो पड़े, फर्स्ट फ्यू फेमिन्स दे आर नेचुरल, बाद में जो फेमिन्स पड़े वो मैन मेड फेमिन्स थे, एंथ्रोपोजेनिक थे, वो जो आदमी के हाथ के बनाए हुए वो दुर्भिक्ष थे। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया कि प्रोडक्शन था लेकिन उसे कंज्यूम करने के लिए लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं थी, पैसा नहीं था, और इस प्रकार समाप्त लोग गए, मर गए तमाम लोग, लाखों, मिलियंस एक्चुअली। अगली बात है डिफेंस स्पेंडिंग। एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए एक छोटी सी कंट्री है, आप चारों तरफ दुश्मन देश से घिरे हुए हैं, तो आपका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा ग्रोथ का जो पैसा है वो कहाँ चला जा रहा है? आपको अपने सर्वाइवल का फाइट करना पड़ रहा है, आपको ग्रो करने का टाइम नहीं है। आप जो कुछ भी कमाते हैं आपको डिफेंस की स्पेंडिंग कर जानी पड़ती है। तो जितने भी जियोपॉलिटिकली अनस्टेबल टाइप के जो एनवायरमेंट होंगे, वहां किसी कारण से अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो भी जाए तो वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही, दैट इज सब्जेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। आपको बहुत पक्षों से आपको एनालाइज करने की विधा आ जाए, ये मेरा प्रयास है। इस तरह से आप सोचना शुरू करें, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ऐसे कई एग्जाम्पल आपके सामने होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ है लेकिन सबका सब पैसा चला जा रहा है। आप ऐसा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने ब्रिटिश इंडिया का एग्जाम्पल ले ली। क्या ये बात छिपी हुई है कि जो वर्ल्ड वार थे, ब्रिटेन के जो वर्ल्ड वार थे, वो कौन फाइनेंस करता था? लिखिए चैट बॉक्स में। जब तक इंडिया कॉलोनियल रूल में था तो ब्रिटेन के वार्स का जो स्पॉन्सरशिप कौन करता था? किसको उसका बर्डन सहना पड़ता था? यस, एब्सोल्युटली, वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो इस प्रकार की जब भी स्थिति होगी तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट में जो है वो ट्रांसलेट हो। और अब ये बताइए कि डेवलपमेंट विदाउट ग्रोथ हो सकता है क्या? डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के हो सकता है? इकोनॉमिक सेंस में नहीं पॉसिबल है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना कैसे सस्टेन कैसे होगा? आप समझिए बात को। लेकिन सोशल एस्पेक्ट, ऐसे बहुत सारे सोशल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट है, उसके लिए पैसे का जरूरत नहीं है। अभी आपको बताएंगे कि वो क्या एस्पेक्ट्स हैं। जब तक मैं आपको पीडीएफ नहीं दे रहा हूं तब तक आप वीडियो को पॉज कर करके ये सारी चीजें ऐसे पढ़ लिया करिएगा, समझ कर लिया करिएगा। कई बार ऐसा होता है दोस्त कि ऐसे एग्जाम्पल दे देने से सिलेक्शन के इधर और सिलेक्शन के उस साइड का डिफरेंस हो जाता है। मेरिट लिस्ट में है कि नहीं है, कई बार एक अच्छा एग्जाम्पल आप कहीं दे ले गए तो 2-4 नंबर या तो मेंस में इधर उधर हो गए या इंटरव्यू में हो गए 10-20 नंबर इधर उधर, तो फिर काम हो जाता है। तो आप अपना एक इकोनॉमिक थॉट डेवलप कीजिए, चीजों को समझिए। और डेवलपमेंट, ठीक है, अभी तक डेवलपमेंट को कैसे नहीं हमने भाई डिफाइन किया था, ये 3 चीज बोला था, 1, 2 और 3। लेकिन ये भी स्टैटिक नहीं है, पुरानी बात हो गई है। 1960 तक क्या था, 1960s तक जो इकोनॉमिक थॉट था दोस्त, वो यही था कि भाई ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट तो अपने आप ही हो जाएगा। ट्रिकल डाउन आप समझ रहे हैं ना? ट्रिकल डाउन जो थ्योरी थी कि ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिक तो डेवलपमेंट में अपने आप धीरे धीरे ट्रांसलेट हो जाएगी, काहे परेशान हो। लेकिन लोगों ने कहा कि गलत थ्योरी है, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज जस्ट हाइपोथेसिस, इट मे नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट। और तब डेवलपमेंट की डेफिनेशन बदलनी शुरू हुई, उसका स्कोप, उसकी अंडरस्टैंडिंग बदलनी शुरू हुई।
और डेवलपमेंट भी अभी भी स्टेशनरी नहीं है, डेवलपमेंट लगातार बदलता है। देखिए 3 कॉन्सेप्ट फिर आए, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और फ्रीडम। हाँ, डेवलपमेंट की पूरी जर्नी इस साइड है, ऐसे चलती है, ऐसे चलता है डेवलपमेंट। ग्रोथ हो रही है सिर्फ तो समझिए आधा ही भरा हुआ है, प्रॉस्पेरिटी थोड़ा और बड़ा, और कंप्लीट तब होता है जब लोगों के पास फ्रीडम आए। दैट शुड रिजल्ट इनटू द फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, हर तरह की फ्रीडम आए। फ्रीडम मतलब फ्रीडम ऑफ मेकिंग चॉइसेस, अपने लिए चॉइस कर पाने का, अपने लिए जो है अपने लिए चुनाव कर पाने का, अपने अच्छे बुरे के हिसाब से फैसला कर पाने की जो फ्रीडम है वो है। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जाना चाहिए, आप इस पर्टिकुलर जो है वो नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप उसके लिए ये नहीं कर सकते, वो नहीं करना, दैट शुड नॉट हैपन। You should be in a position to judge your good and you should be able to make choices accordingly. ये है डेवलपमेंट का असली जो असली मायने हैं डेवलपमेंट के। तो ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और फ्रीडम आप एग्जांपल दिया जाता है, ये सब कहीं से पढ़ा ही होगा मैंने। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में क्या होता है, आपने देखा हुआ है, कितनी अच्छे वेल डेवलप्ड है वो, तो वहां ग्रोथ भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, फ्रीडम। कहा जाता है कि ये तीनों को एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब समाज में ये तीनों साथ साथ जो है उनकी सहजीविता होनी चाहिए। कौन कम कौन ज्यादा, कौन कम कौन ज्यादा, इसका फर्क पड़ सकता है। तो ये जो लाइन मैंने खींच दी है, ये समझ लीजिए जो बेसिक मिनिमम वाली लाइन है कि तीनों को कम से कम इस प्रोपोर्शन में तो होना ही चाहिए। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज उनसे एकदम ऊपर है, वहां ग्रोथ भी हुई है, वो प्रॉस्पेरिटी में भी ट्रांसलेट हुई है, और लोगों को फ्रीडम भी है। कभी क्या, आज आपका होमवर्क मैं आपको देता हूं कि फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। ये इसलिए दे रहा हूं एग्जांपल, इसमें भी काम आएगा, डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट में भी काम आएगा। और इस चीज कभी शिक्षा के बारे में कोई प्रश्न आ जाए कहीं, शिक्षा नीति और इससे लेकर सब, तो भी आपको मदद होगी। फिनलैंड के जो है एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़िएगा। तो फिनलैंड का एक एग्जाम्पल हो गया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इंडिया और ब्राजील बस किसी तरह से मेंटेन कर रहे हैं कि ग्रोथ जो है प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ उतनी अच्छी प्रॉस्पेरिटी में गई नहीं है, प्रॉस्पेरिटी उतने अच्छे से जो है तमाम तरह की फ्रीडम्स में ट्रांसलेट हो रही है, वर्क इन प्रोग्रेस है। चाइना, सऊदी अरेबिया में क्या जबरदस्त ग्रोथ है, कोई मुकाबला है इनका? चाइना और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज में ग्रोथ कितनी जबरदस्त हुई है, बहुत अच्छे से हुई है। लेकिन फ्रीडम का बात करिए जरा, फ्रीडम की बात करके देखिए इन कंट्रीज में, तो यहां तक दबा देंगे और ढेला मार मार के मार देंगे, हाथ काट लेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं रूडिमेंट्री लीगल सिस्टम और पनिशमेंट सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, दैट इज जस्ट एन एम्ब्लेम, वन सिंबल ऑफ द एंटायर सेटअप, मैं वो कह रहा हूं। चाइना में फ्रीडम का बात कर लीजिए, नहीं है सोशल जो फ्रीडम होनी चाहिए, जो एक एगैलिटेरियन सोसाइटी में जैसा होना चाहिए, मतलब बहुत सारे एग्जांपल मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं इस चीज को, इसमें समय नष्ट नहीं करेंगे। आपको मैंने बता ही दिया कि पहले मानते थे कि 5 से 7% जीएनपी ग्रोथ हो जाए भैया, और प्रोडक्शन के जो सिस्टम है उसमें शिफ्ट हो जाए, एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टर में शिफ्ट हो जाए, थोड़ा थोड़ा जो है एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो जाए, 5 से 7% ग्रो करती रहे तो ठीक है, हमको इसको डेवलपमेंट मान लेना चाहिए। ओके, लेकिन फिर ये चीज चेंज हुई कि नहीं भाई, ये सही डेफिनेशन नहीं है, पर्सपेक्टिव चेंज होना शुरू हुआ। लोगों ने कहा कि बहुत सारे और वेरिएबल्स को आपको शामिल करना पड़ेगा, ये सिर्फ 3 चीजों से नहीं होगा कि ग्रोथ रेट क्या है, आपका प्रोडक्शन का पैटर्न क्या है, और आपका एम्प्लॉयमेंट पैटर्न क्या है। दिस इज अ वेरी नैरो व्यू ऑफ डेवलपमेंट, नो दैट्स नॉट डन। और इससे, और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह डेफिनेशन बना भी लीजिएगा तो उससे फायदा क्या है? अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह में जो है इस तरह की जो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, नहीं तो काहे अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो अगर आपका वो पर्सपेक्टिव है कि आप जो है जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको उन चीजों को शामिल करना पड़ेगा जो जीवन की गुणवत्ता पर असर डालते हैं। सिर्फ पैसा पैसा नहीं चलेगा। तो एक बहुत अच्छी सी कहावत है कि जब सारी धरती के जो है वनस्पति नष्ट हो जाएगी, जब सारी नदियां सूख जाएंगी, जब सारे जो है वीरान हो जाएंगे, तब मनुष्य को पता चलेगा कि ह्यूमंस कैन नॉट ईट मनी, कि जो है धन खाया नहीं जा सकता, तब पता चलेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया रियलिटी को बहुत अच्छे से सामने लाती। तो यही इसी अर्थ में माल न्यूट्रिशन, डिजीजेस, इलिटरेसी, स्क्वालर, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटीज, ये पैरामीटर्स माने गए हैं कि ये वेरिएबल्स हैं, इनमें अगर चेंज आता है तब कहा जाएगा कि डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है चीजें, ओके, धीरे धीरे नैरो व्यू से हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की तरफ जा रहे हैं।
महबूबुल हक साहब ने क्या किया, ये मुझे बहुत पसंद है उनकी ये लाइन एज एन इकोनॉमिस्ट। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है, ऑफ कोर्स उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत बढ़िया जो है, बाकी मैं उनके बहुत ज्यादा परिचित नहीं हूं उनके वो, लेकिन यह उनका काम जो है वो मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत। कहते हैं वो कि वी वर टॉट टू टेक केयर ऑफ आवर जीएनपी एंड दिस विल टेक केयर ऑफ पॉवर्टी। ये हमको सिखाया गया था, उनका कहना है कि हमको ये ज्ञान सिखाया गया था कि आप अपना जीएनपी का बस ख्याल रखिए, जीएनपी पॉवर्टी का अपने आप ख्याल रख ले, लेकिन लेट अस रिवर्स दिस। अब समय है कि इसको इस पूरे कॉन्सेप्ट को पलट दिया जाए एंड टेक केयर ऑफ आवर पॉवर्टी, और सारा ध्यान जो है पॉवर्टी पर फोकस किया जाए, एंड लेट जीएनपी टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, और जीएनपी अपना ख्याल खुद रख लेगा, हमको जीएनपी का ख्याल रखने की जरूरत नहीं, आप पॉवर्टी का ख्याल रखिए। बहुत ही बढ़िया शानदार लाइन है। कई बार ये चीजें जो गेम चेंजर हो जाती हैं आपको। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप याद कर लीजिए, इसे रट लीजिए, लेकिन ये है कि जो है ये एक अच्छा आइडिया है जो आप अगर समझ जाए, कहीं इस्तेमाल कर सकें एक कोटेशन के तौर पर कि भाई ऐसा कहा गया है, तो बहुत बढ़िया रहता है। सारी कहानी कह देता है ये। ग्रोथ से जो शिफ्ट है, ग्रोथ पर से फोकस शिफ्ट होकर जो डेवलपमेंट पे गया, इसकी पूरी कहानी इस एक लाइन में उन्होंने कह दी। अब उसी का इवोल्यूशन है दोस्तों। आप जितनी चीजें पढ़ते हैं, अब उसको उस पर्सपेक्टिव में समझिए। जैसे जैसे डेवलपमेंट की डेफिनेशन को और रिफाइन और प्रैक्टिकल और कॉम्प्रिहेंसिव करने की कोशिश की जा रही है, जो आप सुनते आ रहे हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सब क्या है? ये क्यों इवोल्यूशन हो रहा है? ये इवोल्यूशन हो रहा है, एक जर्नी का अलग अलग पड़ाव है। सिर्फ पहले कहा कि भाई बस जीएनपी बढ़ा लो, अपना हो गया काम डेवलपमेंट। फिर कहा नहीं जीएनपी बढ़ाने से नहीं होगा, आपको जो है अपना प्रोडक्शन का पैटर्न, एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न भी देखना चाहिए। बोला उससे भी नहीं होगा। मैल न्यूट्रिशन, डिजीजेस, इलिटरेसी, स्क्वालर, ये सब देखिए, ये सब सुधर रहे हैं तो डेवलपमेंट। बोला उससे भी नहीं होगा। अभी संसार आगे बढ़ रहा है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हम निर्धारित कर देते हैं। क्या है वो? एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को जो है मिटा देना, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, फैटल डिजीजेस से लड़ना, एनवायरमेंट। बोला ये देखो, ये नया चीज आ गया कि नहीं आ गया, जो अभी तक नहीं था, अभी तक के थॉट में था, ये नहीं था। बोला कि अरे इस सब तो किया जा रहा है, एनवायरमेंट का ख्याल कौन रखेगा? एक्सटर्नैलिटी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन से और कंजम्पशन, इन सब एक्टिविटीज से, इसकी एक्सटर्नैलिटीज का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, राख हो जाएगा जल के। ठीक है, और ये नया चीज आ गया है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, के सबको साथ में मिलकर ये काम करना है, तब जाके ये चीज हो पाएगी। समझ गए बात? देखिए कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये कितने थे? 8 थे शायद ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, फिर कहा गया कि नहीं, ये भी सफिशिएंट नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किया जाए। लाओ, और कितने? 17। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आप इसे जो है वो पॉज करके देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water। देखिए कितना स्पेसिफिक होती जा रही हैं चीजें। life on land, peace, justice and strong institutions, partnership for the goals। और आपको लगेगा, किसी को लग सकता है कि ठीक है, इसमें क्या है, सीधे सवाल पूछ लिया और हवा नहीं लगा आपको, प्रीलिम्स में सवाल आ गया। सस्टेनेबल सिटीज से संबंधित कोई सवाल आया था? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? सिटीज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर या सिटीज से लेकर कोई इस साल के प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आया था क्या? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इफ समबडी कैन रिकॉल। कोई बात नहीं याद आ रहा है तो आप चेक कर लीजिएगा। आया था एक क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा, उस पर क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट नहीं याद होगा, कोई मीट्रिक कर गया था ना, मेरी भी बहुत तेज नहीं है, कोई फलाना वर्ल्ड, ये फलाना सस्टेनेबिलिटी मीट्रिक, ऐसा करके कोई क्वेश्चन मुझे लगता है आया था। ठीक है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। इसलिए सजग रहना पड़ता है, इतना आसान नहीं है, कभी किससे कुछ भी पूछ सकता है चीज, लेकिन लॉजिकल होता है क्वेश्चन। ये मत समझिए कि कहाँ से पूछ लिया ऐसे, नहीं, क्वेश्चन का कोई ना कोई बेसिस होगा, कम से कम उतने क्वेश्चंस का बेसिस होगा जितना आपको पास होने के लिए जरूरी है। सिंपल सी बात। ठीक है,
I will stop here. I don't want to stretch it. Okay, I will stop here. फिर जो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, थ्योरी जो हमने पढ़ी उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि अंडर डेवलपमेंट क्या होता है, उसको कैसे जो है पहचाना जाता है, डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, इंडिया में कैसे स्ट्रेटेजीज चल रही है, वर्ल्ड में क्या स्ट्रेटेजीज चल रही है, वर्ल्ड बैंक और IMF का रोल क्या है इन इंस्टीट्यूशंस का, ये हम जो है आगे की क्लासेस में जो है वो पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ इसको हम पढ़ेंगे. आई वुड स्टॉप हियर बिकॉज मैं जबरदस्ती स्ट्रेच नहीं करना चाहता, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं फिर आपको रिवाइज भी करना है. तो आई थिंक वी हैव डन गुड टुडे. आप बताएं अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, रेज करें, हैंड रेज करें, उस पर डिस्कस कर लेते हैं. देयर इज नो इशू. चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. अभी छोटे छोटे टुकड़े में पढ़ेंगे, ये 2-2 घंटा जो है मैं खींचना नहीं चाहता अभी, ठीक है. छोटे छोटे टुकड़े में पढ़िए, उसको मास्टर कर लीजिए पूरी तरह से. इस पर हम वापस नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा आप, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि इस पर फिर दोबारा आपको मैं मौका नहीं दूंगा कि जो है जब हम लोग एडवांस पढ़ने लगेंगे तब ये सब चीज आपको एकदम परफेक्टली क्लियर होनी चाहिए. इतनी मेहनत इसलिए हो रही है इस एस्पेक्ट में कि दोबारा जब आप कोई न्यूज आइटम उठाइए या हम कोई टॉपिक उठाएं डिस्कस करने के लिए कि बताइए भाई ये जो है ग्रीन ग्रोथ क्या होती है या फलाना जो है वो क्या होता है, तो फिर आपको वापस यू डोंट हैव टू कम बैक. जब मैं वहां पर बोलूं कि आपको ध्यान होगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में ऐसा कहा गया था, तो फिर देन यू शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर कि भाई ये 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं. आप जानते हैं मैं ऑलरेडी इस चीज में यकीन करता हूं कि आदमी को समझना जाना ज्यादा चाहिए और मेमोराइज कम करना पड़ना चाहिए, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो मेमोराइज करना पड़ेगा ना, और करना चाहिए भी यार. आपको बोलने के लिए मसाला होना चाहिए ना, क्विक पॉइंट्स होने चाहिए ना. 87.5% जैसा स्कोर जो है वो राइटिंग का है. मेंस के एग्जाम में आपको जो है राइटिंग करनी पड़ेगी और वहां पर ब्लैंक पेपर मिलता है. प्रीलिम्स में तो देख के याद आ जाए, वहां ब्लैंक पेपर मिलता है. ब्लैंक पेपर में आपको अगर मेमोराइज नहीं है कुछ चीजें तो कैसे लिखेंगे आप? लॉजिक लगा लगा के लिखेंगे, आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. सो आई वांट यू टू हैव सर्टेन थिंग्स. Consider नहीं रे, अर्बन कोऑपरेटिव नहीं. हमको ऐसा याद आता है प्रीवियस में, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई टेल यू एग्जैक्टली. ऐसा याद है कोई मैट्रिक शब्द आया था उसमें. मेमोरी की बात है, हो सकता है भूल गया हूं. ऐसा भी कॉमन कार्बन मीट्रिक ये था शायद कि जो सिटी जो घर बनाते हैं सिटीज में कॉमन कार्बन मीट्रिक, ऐसा याद आता है. रुक जाओ ढूंढने दो, ऐसा ही था कुछ. खैर ठीक है, इसमें अभी अभी हमको समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है. इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था, वो सिटीज के सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड था, इतना मुझे ध्यान है. तो देखिए यहाँ पर एक डेवलपमेंट का एक गोल, और इसलिए सवाल इसलिए इस प्रकार से पूछे जाते हैं, कहीं चर्चा में रहा होगा, चर्चा में था इनफैक्ट. आप प्रीलिम्स वाला हमारा लेक्चर देख लीजिएगा जो सर ने और हमने जो एनालाइज किया था प्रीलिम्स का क्वेश्चन, उसमें था. तो ये न्यूज में भी था उस समय. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अब इसके बाद आप जो है, अच्छा पहले देख लो कोई क्वेश्चन तो नहीं, कोई हैंड तो नहीं रेज हुए हैं. छोटे छोटे ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स लीजिएगा, उसमें हम पढ़ाई करेंगे. बहुत ज्यादा एक झटके में खींच देने की जरूरत नहीं है, और इस चीज को समझ लीजिए. अब आपका, हाँ मैं आपका काम बता देता हूँ, आपका होमवर्क बता देता हूँ. आपका होमवर्क ये है कि कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को आपके सामने रखा जाए तो आप इस चश्मे से देखिएगा, ठीक है, कि इसको जो वर्ल्ड जो ग्लोबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है वो इसको किस नजरिए से देखेगा. ये पॉवर्टी की समस्या है, इनइक्वालिटी की समस्या है, इनको इस तरह से भी आप देखेगा और आपको फट से मसाला मिल जाएगा. अब देखिए ना, आज के बाद, वैसे तो पहले से भी जानते रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि अभी के अभी हमको अगर दे दिया जाए कि जो है गरीबी उन्मूलन पर मान लीजिए आपको लिखना है, तो कुछ नहीं है हमको मालूम है, तो कम से कम आप इस चीज को लिख सकते हैं कि महबूबुल हक साहब ने कहा था कि जीएनपी, पहले तो सिखाया जाता था कि आप सिर्फ जीएनपी पे ध्यान दीजिए, जीएनपी गरीबी का ध्यान रख लेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इसको, इस डेफिनेशन को पलट देने की जरूरत है कि हम जो है गरीबी पर ध्यान दें और जीएनपी अपना ध्यान खुद रख लेगा. हो गई लाइन, कितनी जबरदस्त लाइन हो गई. उसके बाद दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो है ये हमेशा से इस बात पर फोकस बढ़ गया है 1960-70 के दशक के बाद से, इस पर फोकस अब बढ़ गया है कि ग्रोथ ही नहीं, सिर्फ हमको डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए और गरीबी उन्मूलन उसका एक अभिन्न अंग है, अपरिहार्य अंग है. ठीक है, हो गया, 2 लाइन लिख दिया. तीसरा लाइन हम लिख सकते हैं कि इस संदर्भ में जो
1990 में 2000 में जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उनमें पहला गोल ही यही था कि इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, 3 लाइन हो गया। चौथा लाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी 2015 में भी इस चीज को बहुत महत्व दिया। जो एनवायरमेंट फलाना धमाका सब पे हेलो, जो चाहिए वो लिखते जाइए, मसाला आपको मिल गया। आवाज आ रही मेरी? जी जी सर, प्लीज बोला जाए सर। हाँ, देखो क्या है कि आज का जो पूरा लेक्चर मैंने सुना, आप लोग क्वेश्चन पेपर नहीं देख रहे हो। आप किसी साल का क्वेश्चन पेपर ओपन करो, किसी साल का, आपको कॉन्सेप्चुअल सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मेरी आपसे एक सिफारिश है कि आप पिछले सालों का क्वेश्चन पेपर देखना शुरू करो। अब ये सॉरी इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहे, एक्सप्लेन करते रहे, आप क्वेश्चन पेपर ही ना देखो तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो आप लोग एक एक्सरसाइज में आपको राय दूंगा कि आप लोग इस एक्सरसाइज के तहत आप क्वेश्चन पेपर देखना शुरू करो। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखना शुरू करोगे आपको और इंसाइट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जस्ट ट्राई टू हैव इंसाइट, नहीं तो कोई फायदा होगा नहीं। ये पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहोगे, बाद में सवाल आएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, आप मेंस ये कहना कि हम जो पढ़ा देंगे वो सीधा मेंस में आ जाएगा, यह एक टॉल क्लेम है। आ भी सकता है लेकिन उसका एप्लीकेशन उससे जुड़ा हुआ चीज जरूर आएगा। तो आप इसको लिखने की कोशिश करिए। अगर आप प्रतिदिन 10-20 पेज नहीं लिख रहे हो तो सिविल सर्विस तैयारी नहीं कर रहे हो आप। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप नहीं लिख रहे हो होने का कोई चांस नहीं है। मेरे पास आज विजय कुमार सिंह आए, उनका संस्कृत लिटरेचर ऑप्शन था। उन्होंने क्या बताया कि लिटरेचर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उन्होंने बोला कि जितने सवाल एग्जाम में आए थे मैं सब लिख के गया था। मैं दूसरा शेयर करता हूं, वो पता करने लग गए कौन कौन एग्जाम दिया। मैं कभी उनको ले आता हूं, बोले शशि ने एग्जाम दिया था और उसने एग्जाम चोरी से दिया था। तो मैं अपना नंबर 380 जोड़ बैठा था, जैसे पता लगा शशि ने एग्जाम दिया मैंने 40 नंबर कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? शशि ज्यादा काबिल था। बोला शशि को अगर एग्जाम दिया तो 380 दो को नहीं मिलेगा, शशि को 385 मिला, इनको 340 मिला। देखिए कितना आदमी, जस्ट मैं कहानी क्यों बता रहा हूं, मैं उससे 2 घंटे समझने को मैं कहानी बता क्यों रहा हूं कि कितना माइंड अप्लाई होता है किसी सिलेक्शन के लिए। पहले वो आरपीएफ में थे, नेक्स्ट टाइम वो आईआरएस हुए, और वो आरपीएफ आईआरएस उनके में 5 साल का गैप है, 6 साल का गैप है, 6 साल की सीनियरिटी लूज की उन्होंने। तो मैं कहानी से बता रहा हूं कि कितना माइंड अप्लाई किया। दूसरा, सेंटर ऐसा चूज करो कि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग न हो वो। लेकिन शशि उनको धोखा दे गया, उसने बताया ही नहीं इनको। ये ढूंढते रह गए कि कौन कौन दिया। बोला संस्कृत में 30-40 कॉपी चेक होती है मैक्सिमम, उसमें 380 सबको नहीं मिलेगा। आपको मैं 20 मार्कशीट शेयर कर सकता हूं जो लोग सिलेक्ट हुए हैं। सब जीएस कितना पाते हैं? एक कल्पेश ने आज मार्कशीट शेयर की है, कल्पेश की कुछ रैंक 70-72 के आसपास है। सारे जीएस पेपर में 100 के आसपास है। जीएस फोर्थ में 99 मार्क्स है। अपूर्वा की हमने पहले शेयर की है। नित्या त्रिपाठी कैसे इस बार असफल हो गई इंटरव्यू देके, उसके पीछे कहानी है। देखिए ये हवा में हमारे पढ़ाने सिलेक्शन होगा, ये गलत फहमी है। हम एक उत्प्रेरक तत्व के रूप में, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, कैटलिस्ट जरूर पढ़ा होगा। कैटलिस्ट क्या करता है? वह अपने आप को चेंज नहीं करता है, वो क्या कहता है, प्रोसेस को फास्ट कर देता है। तो हम लोग सिर्फ कैटलिस्ट हैं। आप नहीं सिलेक्ट होगे, कोई दूसरा प्रोडक्ट ढूंढेंगे, उसका प्रोसेस फास्ट करेंगे। तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। आप आइए, एक कहानी तरह सुनिए, चले जाइए, इससे कुछ नहीं होगा। मेरी आपसे पूरी गुजारिश है, आप लोग लेक्चर पर टाइम लगाइए। आपको पीडीएफ लेट दिया था इसलिए चूंकि आप खुद बनाइए, खुद लिखिए। अगर अपना इतने टॉपर्स का नोट इस समय घूम रहा है, सारे नोट्स आपको दिया, आपको एक समझ में नहीं आएगा। क्यों? वो लोग पॉइंट लिखते हैं, एरो बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, वो वही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। इसीलिए आपको हम लोग नोट्स बनाने की परंपरा समझा रहे हैं। 100 क्या कोई भी लेक्चर 20 घंटे से कम पे तैयार नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। एक भी लेक्चर 100 का 20 घंटे से कम पे तैयार हो। जो मैं पूरा लेक्चर सुनता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड। दूसरा, जितना पढ़ा जाता है सब लेक्चर में आता भी नहीं है। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा पार्ट पढ़ाई का लेक्चर में आ ही नहीं पाता है।
उस सिंथेसिस के प्रोसेस में अलग हो जाता है, लेकिन वो 20 घंटा तो चला गया ना अपने पास। अगर मेंटर 20 घंटे पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। इसलिए मेरी सिफारिश है, मेरी आपको सलाह है, आप सिलेबस रटो और क्वेश्चन पेपर पर डे देखो। अभी इनके लेक्चर खत्म होने के बाद आप पिछले 7 साल के प्रीलिम्स का पेपर खोलो, देखो कहां से क्या रिलेट हो रहा है। जरूर रिलेट होगा, 100% रिलेट होगा। जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। आईएएस का एग्जाम इस कंट्री का टफेस्ट एग्जाम, कह बोलते हैं वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है। उसके लिए अगर आप ये चाहो कि बस सीधे हो जाएगा, नहीं होगा। पढ़ो, कोशिश करो, ध्यान दो। अभी हम लोग बेसिक फाउंडेशन पे है। सौर क्या है, बेसिक फाउंडेशन छोड़ चुके हैं। सौर की स्टाइल डिफरेंट है, ये बेसिक फाउंडेशन क्रॉस कर जाते हैं लेकिन इनके लेक्चर का 75% बेसिक फाउंडेशन होता है, 25% क्रॉस करते हैं। तो आप उसको समझने की कोशिश करो, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं हुआ। थैंक यू। थैंक यू सर, बिल्कुल सही बात है। सर जो पॉइंट बोल रहे हैं, आप उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आई नॉट रिपीट देम। आई वुड लाइक टू टेल यू, बट जस्ट एलेबोरेट ऑन वन एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट सर हैज रिमाइंडेड मी, एंड दैट इज कि जो भी पढ़ाई होती है 20, 25, 30 घंटे की, उसके बाद जो भी चीजें पढ़ी जाती हैं वो लेक्चर में नहीं आता है, तो कहाँ जाता है वो तब आता है काम जब आपके ऊपर वो डिपेंडेंट है कि आप उस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं कि नहीं। आप जब स्तरीय प्रश्न पूछना शुरू करेंगे, जब आप खुद होमवर्क किए हुए हैं, आप ध्यान से सुन रहे हैं, आप प्रश्न पूछेंगे, जब आप वो प्रश्न जो रिलेटेड क्वेश्चंस जिसे कहते हैं, पेरिफेरल टेंजेंशियल एस्पेक्ट्स पे जब आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, तब वो पढ़ाई काम आएगी कि आपने ऐसा सवाल पूछ लिया जो इससे डायरेक्ट नहीं है लेक्चर से, लेकिन मेरे पढ़े हुए में से आपने पूछ लिया। एक वैसे काम आता है। दूसरा, तमाम तरह के एग्जाम्पल्स जो दिए जाते हैं वैसे काम आता है। और ये बहुत तेजी से जो है, जैसा कि सर ने मुझे पहले ही बता दिया था, आप जब ये डिसीजन हुआ कि इस बार सर मुझे देंगे जिम्मेदारी जो है अर्थव्यवस्था पढ़ाने की, उसी समय सर ने मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि देखो सर, इसमें से जो है सच्चाई यही है, वास्तविकता यही कि क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल। इसलिए एनसीईआरटी और जितनी भी ये किताबें आपके सामने ये देख रहे हैं, ये जो सामने जो रखी हुई है यहाँ पर, ये जितने भी बुक्स हैं, ये सारे का निचोड़ जो कर लिया कि इसमें से थ्योरी कितना पढ़ने लायक है। और अब आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द थ्योरी इज एक्चुअली ओवर। द गुड न्यूज इज दिस, अब सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ही हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, जो भी अब आगे आएगा सबका आपको इंडिया में क्या एग्जांपल है, कैसे सरकार नीति बदलती है, इसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है, पॉलिटी से कैसे कनेक्टेड है, ज्योग्राफी से कैसे कनेक्टेड है, ग्लोब से, पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव से कैसे कनेक्टेड है। अब यही करना है, तो इसलिए थ्योरी को स्क्वीज कर दिया गया है पूरी तरह से। बहुत ज्यादा थ्योरी अब नहीं पढ़नी, वो भी हम लोग बहुत एलेबोरेटली कर चुके हैं, थ्योरी भी उतना भी शायद आवश्यकता ना पड़े। तो इसलिए सर एक बात और ऐड करूंगा, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत खत्म हो जाएगी। जी सर, पक्का कोई जरूरत नहीं एनसीईआरटी पढ़ने की। अब एनसीईआरटी की 35 किताब है, वो 35 किताब किसी न किसी फॉर्म में आ जाएगी। अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार तो कुछ है ही नहीं है। और दूसरा मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं लोग ठीक से पढ़ते नहीं है। जो 6, 7, 8 की किताब है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड है, वो कोई 6 से 8 का लड़का समझ सकता है। अब सीरियस जाओ तो जो अपना प्रयास क्या है, चूंकि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ नहीं पाते हो, एनसीईआरटी मिलती नहीं है, दूसरा एनसीईआरटी आप लोग समझ नहीं पाते हो, तो जो अपना ये फाउंडेशन कोर्स है जो हम 28 बजे तक खत्म करने का प्रयास करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता रही नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं रह जाएगी। आप लोग एनसीईआरटी, लेकिन इसका मतलब एनसीईआरटी मत रखो, आप उसको घर में रखो। किताब होना जरूरी है, किताब होना एकदम जरूरी है, लेकिन पढ़ने की रिक्वायरमेंट शायद बिल्कुल नहीं रहेगी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई क्वेश्चन तो नहीं रहेगा अपने चैट बॉक्स में से, मैं चेक कर लेता हूँ बस। नाउ प्रेजेंट टाइम ग्रीन केमिस्ट्री है, ओके फाइन। विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव, what is the inflation related NSO report called? NSO report का inflation, Aman, I think that is something like there's a report that comes periodically, isn't it? CPI और WPI पे रिपोर्ट आती है ना, हाँ वो आप एक बार चेक कर लेना आप लोग। अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन है। आप जाने रहिए भाई कि जो NSO रिपोर्ट निकालता है, जो गवर्नमेंट से इशू होती है, स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऐसा करके जो है, उससे रिपोर्ट आती है पीरियडिकली। वो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के आधार पर इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बताते रहते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन पे आती है वो, डेटा ऑन रिटेल इन्फ्लेशन ऐसा करके आती है। तो वो जो है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब आप जान चुके हैं कि कहाँ क्या गेम होता है।
So that should be adequate, I believe. और अगर इससे रिलेटेड कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं तो फैक्चुअल क्वेश्चंस में आपको फैक्चुअल नहीं स्टैटिस्टिकल टाइप के और इस तरह के प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चंस मैं एनकरेज करता हूं कि आप खुद इकट्ठा करना चाहिए अपने नोट्स के लिए। उसके लिए डू नॉट एक्सपेक्ट कि हम लोग कर पाएंगे, वो संभव नहीं है समय और ऊर्जा की सीमा के कारण। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप इन सभी को रिवाइज करते रहिए। अब हम आगे के क्लास में क्या पढ़ेंगे अभी से बता देता हूं कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन कैसे चेंज हुई है और कैसे इसमें हैप्पीनेस, आपको पहला लेक्चर याद होगा, उसमें हमने कहा था कि पहले सर्वाइवल, फिर आदमी ग्रोथ देखता है, फिर आदमी डेवलपमेंट देखता है और फिर फुलफिलमेंट देखता है। तो अब हम फुलफिलमेंट हैप्पीनेस का क्या रोल है ये हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, सी यू वेरी सून।